हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों का अवश्य का नमस्कार। टुडे इज द वंडरफुल सेक्शंस ऑन दिस केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि बोर्ड एनआईएस है। आज का टुडेज बोल है बेटा, आज का एटॉमिक मास पढ़ना है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास फार्मूला क्या होते हैं। ये सारी चीज आज हम क्या करेंगे, बहुत बेसिक के साथ और स्टैंडर्ड तक लेके जाएंगे, और हर एक चीज को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। चलिए ज्यादा आपका समय न लेते हुए, आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे इनके रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज के हमारे जो जितने भी टॉपिक हैं, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से कंसिस्टेंसी के साथ क्या करना है, सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए आपका ज्यादा न समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग है आपकी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होती क्या है, स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास हेडिंग है आपकी बेटा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास किसे कहते हैं। किसी भी ध्यान से पहले ऊपर ध्यान, एटॉमिक मास है क्या, किसी भी एटम का 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। मैंने क्या वर्ड बोला, किसी भी एटम का, कोई भी एटम हो, चाहे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरोन हो, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन उसके कंपैरिजन में, उसके रिलेटिव में 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। मतलब मैं समझा नहीं सर, कहने का मतलब ये किस्सा है, अभी नोट मत करिए बेटा। मैं कह रहा हूं 1/12, मैंने क्या बोला, 1/12 पार्ट ऑफ, अभी केवल ध्यान सुनिए, कार्बन के 12 एटम। ये है क्या, ध्यान सुनिए। आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम नॉर्मली एटॉमिक मास पढ़ते थे क्या सर, एटॉमिक मास सर वही होता है जो हमें लगता है क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है सर। अभी तक तो आपने मुझे यही चीज पढ़ाई कि एटॉमिक नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। हमने तो आज तक यही चीज सीखा। लेकिन अगर डिराइव करने के लिए आ जाए, डिराइव करने के लिए आ जाए, तो हम कैसे चीजों को समझेंगे। आज मुद्दे पे यही बात करते हैं कि सर एटॉमिक मास को अगर हम डिराइव करें, ये तो आपने समझाया बेसिकली कि सर आप क्या करिए, एटॉमिक नंबर का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, उसका डबल कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन आप लिए तो 1 × 1 कर दोगे सर, वही आएगा। सर अगर हीलियम लिया है आपने तो 2 × 2 कर दोगे, क्या सर आएगा, 4 आएगा। सर क्या हर एक चीज में, क्या हर एक आइटम में सर ये वेरीफाई है, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, नो। क्या रहेगा, नो। फॉर एग्जांपल क्योंकि अभी आप आएगा सोडियम, क्या आएगा बेटा, सोडियम। सोडियम का अगर मैंने एटॉमिक नंबर बोला, अगर मैंने सोडियम का एटॉमिक नंबर बोला, क्या होता है सर, 11। क्या होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। अगर मैं इसका डबल करता हूं, आपने सर कहा एटॉमिक का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मास नंबर। तो अगर मैंने इसका डबल किया तो सर क्या आता है, 22। क्या था 22। तो क्या ये 22 ही क्या आपका सोडियम का मास नंबर है, एटॉमिक मास है, ये आपका आंसर रहेगा नो। एग्जैक्टली होता क्या है सर, 23। अगर मैं और भी एग्जैक्टली बात करूं, और भी बेसिक बात करूं, तो ये भी नहीं होता है बेटा, ये अप्रॉक्स होता है 22.86, ऐसा कुछ कंपैरिजन होता है। बट लोग क्या करते हैं, एक वर्ड नाम दे देते हैं, एक यू नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं बेटा। चलो हाँ स्टार्ट कर देंगे बेटा, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास मैंने क्या बोला सर, अभी तक जो आपने एटॉमिक मास पढ़ाया, अभी तक जो मुझे एटॉमिक मास पढ़ाया, नॉर्मल एटॉमिक मास, आपने ये पढ़ाया था कि मुझे सर एटम का, मुझे क्या करना है सर, एटम का क्या करना है सर, मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है सर, एटम का मल्टीप्लिकेशन। किस एटम का, एटम के किसके, एटॉमिक नंबर का। किसके बड़ा, एटॉमिक नंबर का। अभी तक आपने मुझे यही समझाया कि सर एटम के एटॉमिक नंबर से आप क्या कर दीजिए सर, उसको गुणनफल कर दीजिए, उसका गुणनफल कर दीजिए, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको एटॉमिक मास उसका पता चल जाएगा। लेकिन क्या सर ऐसा करने से हमारे 118 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल में जो भी है, क्या वो सारी चीजों पे वेरीफाई है। तो आपका आंसर क्या रहेगा सर, नो। बिकॉज क्योंकि अगर मैं बात करूं सोडियम का, किसका बात करूं, सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 22, और 22 आपका एटॉमिक मास तो होता ही नहीं है, किसका, सोडियम का। होता क्या सर, 22.83 ऐसा कुछ एक्चुअल होता है, लेकिन लोग इसको क्या कर देते हैं, एक कंप्लीट वे में 23 लिख देते हैं। क्यों 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 ऐसा 23 लिखते हैं, क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि डाल्टन साहब ने क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ा है कि अगर एक एटम है तो आप उसको फर्दर डिवाइड
नहीं कर सकते, पॉइंट में आ ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। हमेशा ये एक फिक्स रेशियो में रहते हैं, हमेशा जितने भी आइटम किस में रहते हैं, एक फिक्स रेशियो में रहते हैं। और ये पहली चीज तो हमेशा इनका पांचवा पॉइंट क्या था, एक होल नंबर में रहते हैं। 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा, लेकिन कभी ये चीज क्या करेंगे, पौना, डेढ़ा, ढाई, ये सब कभी चीजों में एग्जिस्ट नहीं करेंगे आइटम। तो मैंने कहा सर, अगर आप कह रहे हो कि एटॉमिक नंबर 22 भी नहीं होता है, एटॉमिक नंबर इसका सोडियम का 20, मैंने हाइड्रोजन का तो इक्वल कर दिया, ठीक है, हीलियम का आपने कह दिया ठीक है, लिथियम का आप कहने कहते मैंने ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत कर दो। लेकिन ये जो सोडियम का, तो अगर आप गुणनफल करोगे तो कितना आएगा सर 22, और आप कह रहे हो ये होता नहीं है, तो कैसे मैं मालूम? तो इसका मतलब सर एटम को तो फर्दर डिवाइड किया गया होगा। अगर आपने एक्चुअल वैल्यू मुझे क्या बताई, 22.48 या 22 पॉइंट आया होगा, 86 या 22 पॉइंट, मुझे नहीं पता, कुछ मिला के कुछ ना कुछ तो वैल्यू आई रही होगी, जिसको आपने एक वे में लिखा, क्या सर 23 में लिखा। तो सर ये जो पॉइंट में थे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कोई बताएगा? ये कुछ और नहीं बेटा, एटम को, जब एक एटम को मैंने 1/12 पार्ट में, कितने पार्ट में बेटा, 1/12 पार्ट में, किसको 118 एलिमेंट में, एक वर्ड याद कर लेना, एक कार्बन द्वारा आता है, क्या था बेटा, कार्बन। ध्यान सुनिएगा, बहुत अब हिसाब पे स्टार्ट हो जाता है एटॉमिक मास क्या होता है, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे और एटॉमिक मास आप फाइंड कर सकते हो। अभी तक तो आपको मैंने रटा दिया था, लेकिन आज सही पढ़ना है आपको, रटना भी है आपको, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आप सीखो कैसे होता है। एटॉमिक मास जो होता है ना, हमारे का एटॉमिक मास फाइंड हुआ है, जितने भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन को छोड़ करके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे लेकर के पूरा 118 एलिमेंट का जो एटॉमिक मास हमने फाइंड किया है, वो किसी के रिलेटिव में मैंने किया है। रिलेटिव क्या वर्ड आ गया यहाँ पे, इसीलिए इसकी सेकंड हेडिंग पड़ जाती है, इसीलिए इसकी सेकंड हेडिंग पड़ जाती है, उसका नाम क्या होता है बताया, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो चाहे आप एटॉमिक मास बोलो और चाहे आप क्या बोलो बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास, दोनों की मीनिंग क्या होती है, सेम टू सेम होती है। ये रिलेटिव वर्ड क्या है, अब मुझे सर इसका भी मतलब समझाइए। रिलेटिव का मतलब, रिलेटिव का अगर मैं दूसरा वर्ड बोलूं तो आप लिख सकते हो बेटा क्या, कंपैरिजन। समझ लो, सारी चीज समझ लो, छपवा दूंगा बस, लेकिन समझ लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे फाइंड करोगे। रिलेटिव का मतलब बेटा कंपैरिजन, कंपैरिजन की हिंदी मीनिंग अगर मैं बोलूं तो किसी की तुलना। आप कह रहे हो सर एटम को किसकी तुलना कर सकते हो, एटम तो वैसे भी अलग अलग होते हैं, हाइड्रोजन एक अलग एटम एलिमेंट है, हीलियम तो एक अलग एटम एलिमेंट है। तो जरा मुझे बताओ, अगर सर ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मुझे एटॉमिक मास निकाला, तो आप कह रहे हो किसी के रिलेटिव में निकाला है, हाँ, और वो रिलेटिव कौन है, और सर कार्बन का बढ़ुआ हिस्सा, मतलब कार्बन को आपने 12 बार तोड़ा है। हाँ, कार्बन भी एक आइटम था, कार्बन भी एक आइटम था, हाँ, कार्बन भी एक आइटम ही था, लेकिन उसको मैंने कितने भागों में तोड़ दिया, 1/12 पार्ट, मतलब ये। और सुनो, जब मैंने कार्बन के एक हिस्से, फॉर एग्जाम्पल समझो कितने हिस्से हैं ये, 12, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और डिवाइड करो 9, और डिवाइड करो 10 11, कितना है 12, एक और कहेंगे तो चौथे, समझो एक प्रकार से 12 है, कितने बड़ा 12 है। अब ये कार्बन को मैंने C12 इसलिए लिखा क्योंकि कार्बन को मैंने कितने हिस्से में तोड़ा, 12। अब इसको आपने 1/12 क्यों लिखा सर, क्योंकि मैंने कहा जो एटम होता है, डाल्टन साहब ने तो ही तो एक चीज बताई थी कि एटम कितने कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, एक से, कहां से एग्जिस्ट करते हैं, एक से। तो मैंने किसी भी 12 एटम के, इस कार्बन के 12 एटम से एक एटम को मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया, क्या निकाल लिया, निकाल लिया। और इसी के एक, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस 9th वाले एटम को क्या कर लिया, इतने भाग को, इस 12th कार्बन वाले एटम से एक हिस्सा को निकाला, और उसी का नाम पड़ गया सर 1/12 कार्बन एटम। क्या पड़ गया, 1/12 कार्बन एटम। अब समझिए आगे क्या कहेगा। आपने कहा सर रिलेटिव, मैंने कहा एक एग्जाम्पल मैं अपनी फिजिकली लाइफ में लेता हूँ। फिजिकली लाइफ में कैसे, जैसे मैंने कहा कि आप जाते हो सेब वाली दुकान पे, कहाँ पे जाते हो, फल की दुकान पे, फल की दुकान पे आप लेने जाते हो सेब। आप सेब लेने गए बेटा वहाँ पे, या फिर संतरा लेने गए वहाँ पे, तो जरा बताना सेब वाला क्या करता है, सेब वाला क्या करता है, क्या वो 1 2 3 सेब उठा करके रखता है, या फिर आपके जस्ट ही साइड में एक बाट होता है, बाट मतलब वही जो 1 किलो का बटखरा होता है। अगर वो चाहता तो आपको सेब गिनकर भी दे सकता था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई कोई चीज ऐसी होती है, आपको मैंने पढ़ाया ऐसा यूनिट में, या करिए
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे इंटरनेशनल चीजों में भी क्या हो गई, वो एग्जिस्ट कर दी गई है। अगर उनकी वैल्यू है 1 मीटर, अगर आज हमारे देश में 1 मीटर की वैल्यू इतनी है तो इंटरनेशनल पूरी दुनिया में भी आज चाहे ये 10 साल, ये 10 करोड़ साल बाद भी बीत जाएगा तो 1 मीटर की वैल्यू इतनी ही रहेगी। कौन सिखाता है हमें? एसआई यूनिट। कौन सिखाता था? एसआई यूनिट। क्या मैंने आपको समझाया था कि समझाया था? तो कुछ चीजों की वैल्यू आपको एकदम एग्जैक्ट रख दी गई है। तो वही चीज आप मुझे एटॉमिक मास समझा रहा। तो मैं गया फल की दुकान पे, और समझिएगा मैं बहुत सारी एग्जांपल करके क्यों समझा रहा हूँ। मैं गया फल की दुकान पे और फल वाले से मैंने कहा भैया मुझे 1 किलो सेब चाहिए। तो वो सेब रखने से मैंने क्या रखता है सर, एक बाट रखता है, कितने किलो का? 1 रखता है। वो किसी की तुलना कर रहा है। अब समझिएगा किसी की मैं तुलना कर रहा हूँ। मैंने इस 12 कार्बन ऑफ द आइटम के मैंने एक हिस्से को निकाला, एक हिस्से को निकाला, और मैंने क्या किया, जब एक हिस्से को मैंने एक तराजू में रखा और मैं तुलना करा रहा हूं किसके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन को छोड़ के नाइट्रोजन, मतलब 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट के। तो देखा गया ना सर, कार्बन जो है वो सबका मास नंबर क्या कर रहा था, सही दे रहा था। बात समझिएगा, वो मास नंबर जो ये था, ये कार्बन वाला जो मास नंबर था, ये हर एक एटम के मास नंबर को क्या कर रहा था, वो सही दर्शा रहा था। करके दिखाता हूं सर। जैसे मैंने बोला, अब इसी का नाम ध्यान दीजिएगा। अब एक जगह आपका जानते हो क्या, कभी भी आप देखोगे सर, एक बात बताइए, आपने सर 1U क्यों लिखा? मैंने कहा 1U, 1/12 U लिख दिया। ये U क्या है? मैंने बोला सर एक यूनिफाइड मास है। क्या लिखा मैंने क्या लिखा? यूनिफाइड मास है सर, यूनिफाइड मास। अभी तक तो मैंने सारी यूनिट पढ़ी है, किसमें यूनिट पढ़ी है सर? केजी में पढ़ी है हमने, ग्राम में पढ़ी है, तो मुझे समझ में आती है। अगर आप मुझे एटम को ग्राम में बताओ और किलोग्राम में बताओ तो मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन ये यूनिफाइड यू कौन सी यूनिट आ गई आज पहले मुझे आप समझा रहे हो। इसी का नाम पड़ेगा एटॉमिक मास यूनिट। इसका भी पढ़ के लो, AMU, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो, AMU, एटॉमिक मास और यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट कुछ और नहीं होती है। कौन दर्शाया था? 1/12 कार्बन एटम। और इसका मतलब कहने का मतलब, अगर मेरा सोडियम का वैल्यू है कितना, 23 है, ध्यान समझिएगा, सोडियम का मास नंबर कितना है, 23, तो इस 23 के बराबर अकेला कार्बन आइटम होता है 1 के बराबर। बात समझ में नहीं समझ आई? बात समझिएगा, 1U ये बढ़ुआ पार्ट। अच्छा सर एक बात बताइए, आपने एक चीज, इसका मतलब तो डाल्टन की थ्योरी फेल होगी। हाँ, यही पे डाल्टन की थ्योरी फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि डाल्टन साहब ने क्या कहा था, कभी भी एक एटम को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ तो आप कार्बन को, कार्बन भी तो एक एटम है, कार्बन तो एक एटम का एलिमेंट है, यही पे आपकी डाल्टन साहब की थ्योरी क्या हो जाती है बेटा, फेल हो जाती है। जब देखा गया फर्दर, और जब मैंने इसको 12 में डिवाइड किया तो 2-3 वर्ड नाम पड़ गए। कौन कौन से नाम पड़ गए? बस आप सुनते रहो, जब कहानी मैंने बिठा दो बस फटाफट लिखवा नहीं रहे। कौन कौन नाम पड़ गए? एक तो पड़ गया सर क्या, आइसोटोप। इसी कार्बन एटम से हमारा एक नया केमिस्ट्री का पार्ट आ गया, क्या? आइसोटोप। जानते हो कार्बन को 12 मास, कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12 होता है। कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 13 होता है। और कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 14। तीन हमारे ब्रह्मांडिक लोक में, इंटरनेशनल रोल में मास नंबर कभी एक नहीं होता। कार्बन के कितने होते हैं? 3 होते हैं। और किसी का नहीं होता, और किसी का भी नहीं होता है। क्लोरीन का 2 होता है। क्लोरीन का एक होता है, हमें लग रहा है कितना होता है, 35 होता है, और एक 37 होता है। कितना होगा? 37। 2। बाकी इनके दोनों के अलावा और एक बात, चाहे एक्सेप्शन हो, बाकी ये सब सारे बड़ा एक्सेप्शन है, और चाहे एक्सेप्शन हो, बाकी और पूरे 100 एलिमेंट में, 118 एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, एक्चुअल मास नंबर आता है, और बाकी सबका नहीं आता। भाई 35 देखो आता नहीं है। आप देखो 17 दूना 34, 17 एटॉमिक नंबर होता है। कैसे 35 लिख दिया जाता है? यही है आपका। और जिस एलिमेंट का वेरीफाई ना हो, एटॉमिक नंबर का मल्टीपल गुणनफल से मल्टीप्लाई ना हो, तो समझ जाना वो कोई और नहीं, वो क्या है? आपके आइसोटोप ही है। क्या बेटा? आइसोटोप। आइसोटोप का काम ही होता है, आइसोटोप का आपको पढ़ाया होगा, क्लास 9 में पढ़ाया होगा। क्या होता है बेटा? आइसोटोप का मतलब सर, एटॉमिक नंबर विल सेम। क्या पढ़ते बेटा? एटॉमिक नंबर विल सेम बट मास नंबर विल डिफरेंट। क्या पढ़ाया नहीं यार? पढ़ाया आप लोग अच्छा पढ़ा। मास नंबर जो होता है सर इनका डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इनके फिर भी सेम होते हैं। मतलब कार्बन का 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम 1/12 हिस्सा कर डाले, सबकी वैल्यू केवल 1U से डिनोट की जाती है। हाँ, आप कोई भी एटम ले आओ इनके सामने, इन कार्बन के पास आप 118 एलिमेंट ले आओगे ना, तो 118 बराबर कितना हो जाता है बेटा? 1U। और 1U की वजह से इसको क्या लिखा जाता है? 118 U लिखा जाता है। इस कार्बन की वजह से आज सबका एटॉमिक नंबर क्या हुआ है? सारे लोगों का क्या होता है? जो 35 पॉइंट में ना लेकर के उनको क्या करें, और इसी पे डाल्टन साहब की थ्योरी फेल होती है।
फिर मैंने देखा सर आइसोटोप ने तीन चीज और दर्शा दी। आइसोटोप आया तो और कह रहा कि यार आइसोटोप का जो ये मास नंबर डिफरेंट है ना, इनको मैं कैसे पहचानूंगा, इनका मास नंबर। तो एक चीज और आ जाती है, आपने पढ़ा होगा क्या, एटम के भी तीन पार्ट, कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लोग तीन तीन थ्योरी फिर से डाल्टन साहब की थ्योरी पे। एक तो आइसोटोप कहाँ से पाया मैं, अगर कोई पूछता, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर कहता है कोई सर ये आइसोटोप कहाँ से आया तो समझ जाना 1/12 पार्ट आता है एटम से। अगर कोई पूछता है क्या चीज़ें यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, ये बताइए समझ में आएगी नहीं। इसका मतलब सर इतना समझ जाइए, पूरे दुनिया में अगर मैंने इसको किसी के रिलेटिव में किया तो इसका मतलब दुनिया में अगर कोई भी चीज़, इलेक्ट्रॉन भी आया होगा, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी आया होगा, इसका मतलब इसके भी किसी की तुलना में ही आया होगा, कभी ये अकेले जीवन में आया नहीं है। हमेशा किसी ना किसी की तुलना में ही कोई चीज़ बनाई जाती है। समझ गए नहीं समझ गए? ये सारी चीज़ें अभी आपको बस छापनी है। और कैसे करनी है चलो मैं करवाता हूँ, बेटा बेटा समझ में आया नहीं? पहले थोड़ा सा अब टेक्निकल बैठेगा। ये 1/12 कार्बन एटम क्या है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा पढ़नी है क्योंकि आपके सिलेबस में है। वन आंसर नहीं आता, एक आंसर नहीं आता। आप फटाफट नोट कर लो। इट इज डिफाइंड एज, चलो पहले इसको एक चीज और पहले तो आप लिख लो, इट इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोले बेटा, इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो सर AMU। नोट कर लो, भारत में क्या है, चलो हाँ तो क्या एटॉमिक मास बता रहा था, इट इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं बेटा, AMU। क्लियर है? और AMU को आप अकेले भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, U है क्या सर, U कुछ और नहीं सर, यूनिफाइड मास है। क्या बोलो बेटा, यूनिफाइड मास ऑफ द एटम, मास ऑफ द एटम, एटम का यूनिफाइड मास बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आप चलिए आगे लिखते हैं। आप बोलते हैं क्या, इट इज defined as, it is defined as the number which indicates how many times the mass of the one atom, mass of the one atom, mass of the one atom of an element, is heavier to comparison of 1/12 part of carbon 12 atom, आप रिलेटिव एटॉमिक मास लिख लो, फॉर्मूला रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर, रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर मास of one atom of an element upon 1/12 mass of carbon 12। नोट कर लो, इसको आप ब्रैकेट में कर लेना। मास ऑफ कार्बन, हुआ बिठाए, पीछे हुआ नहीं हुआ, पीछे हुआ,
समझ में आया तक? आया तक? फिर समझ में फिर से सुन। It is defined as the number which indicates how many times of the mass of the one atom of an element। यहाँ तक तो समझ में आया होगा मुझे लगता है। कुछ नहीं कह रहा है। जो भी एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट या एटम का एटॉमिक नंबर होता है, उसके हाउ मेनी टाइम्स मतलब उसका गुणनफल, बस हाउ मेनी टाइम्स मतलब जितना होगा उसका डबल हो जाएगा, खत्म। ठीक है? हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ द वन एटम, किसी भी वन मास एटम के हाउ मेनी टाइम्स उसका डबल। नहीं मल्टीपल टाइम्स कहते हो, मल्टीपल टाइम्स कर दो बस आंसर आ जाएगा। मल्टीपल टाइम्स ऑफ द एटम एलिमेंट, कुछ और नहीं लिखा है यहाँ तक। उसने कहा इज हैवियर टू कंपैरिजन, और इससे बड़ा ज़्यादा अधिक, हैवियर मतलब अधिक भारी जिसको बोलते हो। तो कंपैरिजन किसकी तुलना में कर रहे थे? ये जितने भी आपके इनसे भी ज़्यादा भारी होते हैं, ऐसा नहीं है भाई। किसके कंपैरिजन में? कार्बन के 12 एटम के, कार्बन के 12 एटम। मतलब क्या पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही सबसे भारी एटम है? ऐसा नहीं है भाई। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। मास नंबर कितना होता है सर? 12 होता है, 13 होता है, 14। अभी आपने और डिस्क्राइब कर दिया। किन्होंने डिस्क्राइब किया? वो आइसोटोप करवा रहे थे, कौन करवाते बेटा? आइसोटोप करवा। तो 12, 13, 14। अब इसका मतलब अभी तो आप नॉर्मली बता रहे थे, इसका किसका ले लो? सोडियम एक ले लो। सोडियम में तो 25 हो जाता है, वो 23 हो जाता है। तो इससे तो भारी हुआ नहीं हुआ? वो नहीं भारी हुआ, लेकिन फिर भी भारी कोई भी हो, आप 57 एलिमेंट वाले को ले लोगे, 118 एलिमेंट वाले ले लोगे, उनका तो मास नंबर और भी ज्यादा जाएगा। लेकिन सब कुछ किसके बराबर आता है बेटा? किसके बराबर आता है? कार्बन के बराबर। अगर ये माना जाता है कि कार्बन का बना हुआ हिस्सा ना होता, अगर कार्बन को मैं 12 बार में तोड़ता ना, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आज सारे 118 एलिमेंट के मास नंबर निकाले जाते। अब समझ में नहीं आया? अब समझ में नहीं आया? ये बताओ, अगर कार्बन का 12 हिस्सा ना किया जाता तो मुझे तो नहीं लगता कि आज क्या होता है, हर एक एटम का क्या हो जाता है बेटा, हर एक एटम का मास नंबर निकाला जाता है। समझ में नहीं आया? 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 मिटाऊंगा कुछ? आगे चलो, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ो बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। चलो फटाफट नेक्स्ट हेडिंग डालो, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये कर लोगे नहीं कर लोगे? पहले बताओ। ये अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे किसी का निकालो, किसी एलिमेंट का, जैसे 18, जैसे तुम्हें निकालना है हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो आप लिख दोगे क्या बेटा? 1 U। कोई मतलब नहीं, मेरे का 1/12 पार बराबर 1 U। किसी का 17 आया, क्या लिख दोगे? दैट 17 U। क्या लिख दोगे बेटा? 17 U। बस और कुछ नहीं करना है। ये सारे 1/, ये 12th पार्ट आपके क्या होते हैं? इस कार्बन के अकेला बराबर होता है। इतना याद रखो बस, और कुछ नहीं। चलो मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए, एटॉमिक मास यूनिट। अब इनको पढ़ते ही है क्या? एटॉमिक मास यूनिट, it is the quality of, it is the quality of 1/12th part of carbon के 12 atom, 1/12th part of the carbon atom is known as क्या? atomic mass unit, atomic mass unit। इसको आप पढ़ेगा लिख दो AM। गुड। since mass of one atom बराबर 1 atom of कार्बन एटम। अब चलो यहाँ तक करो, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा आगे। फटाफट फास्ट, क्या कर रहे हो वहाँ पे? पनिशमेंट मिली है, क्यों? बहुत अच्छा हो गया बेटा, इधर देखो, इधर हो गया। चलो अब ध्यान समझो, मैंने क्या बताया? यू कहाँ से आया बेटा? यू कहाँ से आया? कहाँ से आया सर? कार्बन के 12 एटम से। कहाँ से? जब मैंने क्या किया था, एक कार्बन का एटम लिया। ये किसका एटम है बेटा? कार्बन एटम। अब अच्छे समझ में आते हैं, ये किसका एटम है बेटा? कार्बन का एक एटम मैंने लिया। कार्बन एटम को डालते सामने का और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता चला कि कार्बन के तो 12 हिस्से होते हैं। कौन समझाता है हमें? केमिस्ट्री समझाती है। कितना हो बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर? अब ध्यान समझिए, अब आर्गुमेंट समझ में आ जाएगा।
ये रहा हमारा कार्बन का 12 एटम मैंने बना लिया। 1 एटम बराबर सी के कितने एटम? 12। एक कार्बन एटम मैंने लिया पूरा, उसके मैंने क्या कर दिया, सी के 12 मतलब 12 टुकड़े क्या कर दिए, तोड़ दिए। क्या कर दिया, उसको 12 भागों में क्या कर दिया, बिखेर दिया। अब ध्यान से एक सेकंड में समझ आ गया मैंने क्या किया। अब मुझे पता है सर, मुझे सारे आइटम को किसमें लेना है, एक होल नंबर में लेना है। किसमें लेना था? होल नंबर में। ठीक, तो मुझे लगता है सर, मुझे लगना चाहिए एक पीस मैं क्या करूं, इसमें से निकाल लूं। क्या करूं बेटा, एक टुकड़ा मैं क्या कर लेता हूं, निकाल लेता हूं। मैंने इस 12 एटम के पास से मैंने एक यूनिट निकाल लिया, एक यू, वही बड़ा यू। एक मैंने क्या निकाल लिया, यू निकाल लिया। एटॉमिक मास तो पढ़े ही नहीं, एटॉमिक मास यू, मैंने एक यूनिट इसमें से निकाल लिया, उसका नाम पड़ गया सर 1/12। आप रेशियो समझते हो ना, रेशियो करना आता है ना। किसी का अगर मैं बोलूं इसमें इतने कलरफुल पार्ट रंगीन है, तो आप क्या करते हो, होल नंबर पूरा। आप किसी चीज का अगर आप जैसे आप लोग बचपन में करे हो, ये यहाँ पे अगर 3 सारी ये चीज रखी है, अगर रंगे, अगर मैं इसका बोलता हूँ इसका फ्रैक्शन निकालो, तो कैसे फ्रैक्शन निकालते हो, सर ये पूरा गिन डालते हो, कलरफुल वाला भी गिन डालते हो, ऐसा नहीं, कलरफुल वाला गिन के नीचे लिख देते हो, और जितने कलरफुल रहते हो उतने ऊपर लिख दो। अगर जो 2 रंगा है क्या कर दो, रंग लोगे। समझ में आ गया? सेम टू सेम एटॉमिक मास यूनिट में भी उसने क्या कहा, कुछ और नहीं कहा। इसमें उसने क्या किया, एक पार्ट रंगा हुआ दिखाई दिया, एक पार्ट क्या कर दिया बेटा, रंगा हुआ दिखाई दिया। एक पार्ट उसने निकाला और क्या लिख दिया, 1/12 पार्ट ऑफ किसका, सी का 12 एटम। क्या, सी का 12 एटम में से उसने एक हिस्सा निकाल दिया, और वो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सर 1U। क्या नाम पड़ गया, 1U। क्यों नाम पड़ा, बिकॉज क्या लिखोगे, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज नंबर ऑफ एनी एटम, नंबर ऑफ एनी एटम आर होल नंबर। क्या होता है, आर होल नंबर। क्या बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आएगी? अब समझना मेरी बात को, अब कैसे मैं समझाऊंगा, बस अब एक सेकंड में सारी चीज समझ में आ जाएगी। जरा मैंने बताओ, एक मुझे बताना एक चीज, कार्बन था एक एटम, सोचिएगा कार्बन था एक एटम। अगर पहले चीज तो नोट में आप 2 चीज समझ लो बेटा, बहुत जरूरी है समझना। क्या, आपका जो ग्राम है ना, सुनो, ग्राम है और केजी जो होता है, ग्राम और केजी, ये तो बहुत डिफरेंस बता रहा हूँ, ये समझ जाओगे, ऑटोमेटिक समझ जाएगा। ये जो ग्राम है और ये जो केजी है, ये आपकी बहुत स्मॉल यूनिट है। क्या है, स्मॉल यूनिट है। किसके कंपैरिजन में, यू के कंपैरिजन में। कितना बार फिट करो दिमाग में, मैंने किसके कंपैरिजन बताया, यू के कंपैरिजन में। यू आपकी जो मैंने लिख रहा हूं यहाँ पे यू यूनिट, जो मैंने एक यू यूनिट निकाल के रखा, ये आपकी कौन सी यूनिट है, इस ग्राम और केजी की सबसे बड़ी यूनिट है। अब जरा सोचिए, मैं कार्बन का 12 हिस्सा निकालूंगा ना, तो कहां पे जाएगा, जरा बताओ, निगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, बताइए, इसमें जाएगा, नहीं समझे, नहीं समझे? अरे कार्बन का 1 एटम, अब इसी एटम के 12 टुकड़े मैंने कर दिए, कितने टुकड़े कर दिए, 12, तो जरा बताओ निगेटिव में जाएंगे, पॉजिटिव में? अरे भाई 1 के पहले 0 और 0 के बाद और पहले जाओगे कितना आएगा, निगेटिव जाएगा, पॉजिटिव में जाओगे, निगेटिव में जाओगे। अब ध्यान से, अगर मैंने कहा सर आपका जो 1 एटम होता है ना, 1 एटम को हम क्या लिख सकते हैं, अब 1U। कहां से मिला मुझे, कहां से मिले, कार्बन के 12 एटम से, कार्बन के 12 एटम से मुझे क्या मिला, 1U। ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन समझने वाले के लिए बहुत आसान है, क्योंकि एक चीज में 10 बार समझा रहा हूँ। आप 1 एटम को क्या लिख सकते हो, 1U, दिमाग फिट कर लो। अब सोचिए मैं 1U को 12 हिस्से में तोड़ूंगा, 12 हिस्सों में तोड़ूंगा, तो ये सोचिए आपने रेशनल नंबर पढ़ा है, 0 यहाँ पे आता है मिडिल में, और इधर 0 के इधर क्या होता है, नेगेटिव, और इधर क्या होता है, पॉजिटिव। पढ़ा नहीं पढ़ा है? अब सोचिए मैं इस यहाँ पे पहुँचा 1 पे पहुँचा, ये यहाँ पे पहुँचा 1 पे, समझ यहाँ पे 0 नहीं है, 1 है, क्या बड़ा 1 है। अब जरा सोचो 1 से मैं और 12 टुकड़े इससे करूँ, तो इसका मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, मतलब माइनस किसमें चले जाओगे, -12 नंबर आ जाएगा। और फिर जब 1U आप यहाँ पे बोल रहे थे, तो क्या अब निगेटिव में 1U नहीं आएगा, अब यहाँ पे जाओगे ग्राम और केजी। क्यों मैंने बोला, इसमें हिंदोर में ही बना दिया, U आपकी एक लार्ज यूनिट होती है, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, U के तुलना में, किसकी तुलना में, U की तुलना में। U आपकी लार्ज यूनिट होती है, किसकी तुलना में, ग्राम और केजी की तुलना में। अब जरा सर एक चीज बताइए मुझे, जो अभी आप कर रहे थे ना, जैसे भी आपने बताया सर 20 कितना था उसका
22.86 ऐसा कुछ आता है, आपका एग्जैक्ट वैल्यू सोडियम की नहीं आती। क्यों? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है, और 11 का गुणनफल क्या होता है बेटा? 22 होता है। और 22 आपका एटॉमिक मास सोडियम। यही ग्राम और जब केजी में देखोगे ना, जब ग्राम और केजी में, क्योंकि बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? ग्राम और केजी। और जब ग्राम और केजी की तुलना में निकालोगे तब आपकी यूनिट एग्जैक्ट क्या आएगी सर? 22.863। और ये करने के लिए वैल्यू शुरू क्या होती है? आप चलो सिखा दो तुम्हें। अगर तुम्हें ग्राम में निकालना है, यू में ना निकालना हो तो अभी तुम्हें लग रहा है यू में निकालने के लिए तुम्हारे लिए बहुत आसान है। क्या बोलोगे? जितना अगर 23 आया, आप क्या लिखोगे? 23 यू लिखो, बस खत्म आंसर। अब जरा ग्राम की वैल्यू सुनो। ग्राम की वैल्यू होगी आपका, लिखो मास ऑफ द, आगे लिखो ना, लिखो मास ऑफ द C12 एटम। कार्बन का भरा हुआ हिस्से का मास निकालो तो आएगा किसमें? ग्राम में मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है? ग्राम में निकाल रहा हूँ 1.9924 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। नोट कर लो। अब जरा बताओ, ये सॉल्व करो तो मजा आएगा ये सॉल्व करने में, कि बस फटाफट जो आ रहा था बस यही लिख दो, बस ये मजा आ रहा था। ये इसके साथ सॉल्व करना है आपको, लड़ना इसके साथ। ये ग्राम, ये मैंने लिख दिया ग्राम में। आप जरा सुने जा रहे थे, कितना मजा आया? अब देखो 1/12 नीचे लिखा था, लिखा था ये 1/12 कितने बराबर होते हैं? 1 यू के बराबर। कितने बराबर होते हैं? 1 यू होते हैं। चुपचाप पर किसका निकालना? हाइड्रोजन का। सर 1 होता है हाइड्रोजन का। 1 किसके बराबर होता है? 1/12। जब तक बड़ा हुआ हिस्सा तब तक ये है, तब तक आप 1 लिखते जाओ, आपको 1 यू आंसर आएगा। अब चलो आप ग्राम के साथ करो। चलो नीचे लिखो क्या? ये हटाओ। अब कार्बन आपको नहीं, क्योंकि आपको ग्राम में गिनना है। देखो 1.9924 इंटू 10 की पावर -24 और ऊपर रहा 1। चल इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करो। इसलिए यहाँ पे नाम पड़ेगा एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि यू जो वैल्यू होती है ना वो ग्राम और केजी से बड़ी होती है। और केजी बता दूं, केजी बता दूं, देखो 1.9924 सॉरी 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। लो अब सॉल्व करो। या फिर केजी वैल्यू नोट कर लो, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये नोट करो, कर लो दोस्तों। मजा किस में आ रहा है आपको? इस एटॉमिक मास यूनिट में। क्यों? क्योंकि बच्चों को सीखना तो हर एक चीज है, लेकिन अगर कोई यू का मतलब समझ जाए तो यू आपको पता होना चाहिए। यू कहाँ से मिला था मुझे? कार्बन के 12। अब सोचिए अगर आज कार्बन ना होता, अगर कार्बन का 12 टुकड़ा ना किया जाता, और किसी टुकड़े नहीं कर सकते हो ना, पूरे एटम में 118 एलिमेंट में आप किसी के टुकड़े नहीं कर सकते हो। केवल किसके टुकड़े कर सकते हो? कार्बन ही अपने आप को बिखेरा था, अपने आप को। और यहीं से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहीं से पाए गए, यहीं से आइसोटोप, यहीं से आइसोबार सब आया है, यहीं से सब आया है। आप सोचिए कार्बन अगर ना होता तो आज आप कौन सी वैल्यू से डिवाइड करते होते? सबका सर जो भी सर चुटकी में पढ़ा देते हैं क्या? किसी का गुणनफल कर लो बेटा, उसका हीलियम का एटॉमिक मास निकालो 4। तो इनसे तो करो ना, फोन आता है ना 4 फोन। और अगर सोचिए सर अगर कार्बन का 12 एटम ना होता तो किससे डिवाइड करते? ये हमारी वही वैल्यू बढ़िया। क्यों? क्योंकि आपको केजी और ग्राम में ज्यादा मजा आता है ना पढ़ने में। यू में कहाँ मजा आता है? यू में। कैसा लगा? समझ में? सर बताइए। अब अगर सोचिए अगर मैं जो भी आज पढ़ा देता हूँ आपका एटॉमिक मास बेटा, यूनिट पढ़ो, फटाफट पढ़ लो। एटॉमिक मास कितनी होता है? कुछ नहीं होता ना, इसको मैं कैसे कर लो करना। आज 10 फोन जरूर करके भाई। चलो हाँ, हम क्या बता रहे थे? हाँ बेटा अब ध्यान सुनो। अब सोचिए, तो मुझे तो नहीं लगता अब किसी बच्चे को यू में और ग्राम में और केजी ग्राम में किसी को कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं है बेटा, ग्राम में और केजी ग्राम में है, आपके पास है, लेकिन जरा इसके साथ हम मल्टीप्लाई करके देखो कितना मजा आता है। अगर मैंने कह दिया चल बड़े बच्चे 58 किसी का एटॉमिक नंबर है, पहली चीज तो इसका एटॉमिक मास नंबर निकालो। और एटॉमिक मास नंबर कैसे निकालोगे? यू में नहीं, किसमें? ग्राम में। चल बच्चे 58 मल्टीप्लाई बाय 1.9924 इंटू 10 की पावर -24 चक्कर के कर मल्टीप्लाई। यहाँ देख लो सर, यही अभी 33 लिखो, यहाँ लिख दो 79, औकात पता चल जाती। ये करेंगे सर, ये सर हम बहुत साधारण बच्चे हैं सर, क्या यहाँ पर? तो बेटा सबसे बड़ी यूनिट मुझे आज केमिस्ट्री मुझे क्या सिखा दी? यू यूनिट सिखा दी। क्या सिखा दी? यू। तो जितना एग्जैक्ट वैल्यू को चुपचाप आ रहा है रट लो। 2-3 एक्सेप्शन है। कौन से? सोडियम, सोडियम एक्सेप्शन है। और क्या बोलते हैं, हाँ सोडियम का अंदर एक्सेप्शन आता है 11 होता है, 11 का वो सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया। ये 2-3 एक्सेप्शन है। चुपचाप एक्सेप्शन याद कर लो, और एक्सेप्शन याद करने के बाद क्या याद कर लो बेटा? बाकी आप सारी यूनिट किसमें लिखोगे बेटा? यू लिखोगे। आज के बाद क्या करोगे? केजी और ग्राम में नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि केजी और ग्राम की यूनिट यू से भी क्या होती है? बहुत ज्यादा छोटी होती है। और वहां के वो कहां से फाइंड है मुझे बोली? कहां से? कार्बन के परमाणु में। कार्बन का 12 टुकड़ा मैंने किया है।
सोच लीजिए। अब समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया नहीं आएगा? ये सच्चा बताइए। आया समझ में? फिर से समझाओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा घुमाया फिराया गया है, लेकिन मुझे लगता है मैंने एक एक चीज करके अच्छे तरीके से समझाया, तो आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में? फिर से समझाओ। दो तीन चीज याद रखो। बहुत बच्चे फंसते हैं और मैंने बहुत देखा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे तो मुझे बहुत दिक्कतें आती थी सब चीज़ों में। है बहुत बेसिक चीज़, बहुत बेसिक चीज़ है। और बेसिक चीज़ केवल एक तरीका क्या, आप दो तीन जो एक्सेप्शन आ रहे हैं वो रख लो, आपका जिंदगी कल्याण है। बाकी सबको तो सर ने सिखाई दिया। आपको सब सारे आइटम किसमें लिखे जाते हैं? यू में। आप जाके देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल उठा के देख लीजिए, सारे जितने भी एटॉमिक मास होते हैं वो किसमें लिखे जाते हैं? यू। अब इसका फॉर्मूला होता है, एटॉमिक नंबर को आप जेड से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? जेड से। मास नंबर को आप ए से डिनोट करते हो। किसके? ए से। अभी पढ़ाऊंगा, जस्ट वेट, अभी ये करवाऊंगा, तो अभी थोड़ी देर वेट करो। इतना समझ में आया कि नहीं? ये कर बताओ, इतना आया नहीं है? तो आप ये वैल्यू भी लिख लो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ये भी लिख लो। ये आपका ग्राम है बेटा। जब भगवान करे जैसे रात में अगर फ्री हो और आपके पास कोई काम ना हो, तो जरा सारी 180 एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताना, ठीक है? या कि आज का एस्टिमेट, ये होमवर्क है। ये और केजी में निकालना है। ये केजी की ये वैल्यू है -27। आप सोचिए -20 मतलब समझ रहे हो? 27 जीरो लगाओ किसके पीछे? 10 के पीछे। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो एटॉमिक नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताना पड़ता है। किसी भी एलिमेंट का मुझे आंसर बता देना, एग्जैक्ट वैल्यू। बहुत खुश होगा, लेकिन मुझे आता है। एक आध दो की वैल्यू पता है। किसकी बताओ? जैसे हाइड्रोजन की एक्चुअल वैल्यू बताऊँ क्या है? 1.0083 ऐसा कुछ आता है। ये हाइड्रोजन का मास नंबर है, लेकिन इसमें 0083 मतलब सब, इसीलिए इनको अप्रॉक्स में 1 यू में लिख दिया जाता है। किसमें लिख दिया जाता है? 1 मल्टीप्लाई बाई, चुपचाप सर ने सिखा दिया, 1 यू लिख दिया आंसर, कोई खास नहीं। अगर इसको मैं ग्राम में शुरू करूं तो चलो मल्टीप्लाई करो 1 से, इनको इससे ग्राम से करो और केजीस करो। अब इनकी उनकी फिर एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी, गारंटी आएगी। ये आपकी ग्राम की वैल्यू बेटा, ये आपकी ग्राम की वैल्यू है। केजी की वैल्यू और कुछ आएगी, ये एग्जैक्ट वैल्यू है आधा होगी। लेकिन सर ने क्या सिखाया? ये सब छोड़ो, चुपचाप क्या लिख लो? 1 यू लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे कल ये करना है कि नहीं करना? क्या करना है? 3 ग्राम में केजी में लिख के ना आप डब्ल्यू तो डब्ल्यू दे रहा हूँ, मन करेगा तो कर लेना। जब सही में डब्ल्यू दिया जाता है तो नौटंकी आती रहा है कहीं का, और यहाँ पे फनी भी मैं दे रहा हूँ, वैसे भी कर नहीं पाएगा, एक भी आइटम नहीं निकाल पाएगा। हार्डवेयर का मैं रटा हूँ, कभी जीरो नहीं निकाल सकते। -24 से मल्टीप्लाई करेगा, कितने जीरो लगाएगा? बिठाओ मैं इसे, समझ में आया नहीं है? तो आज के बाद आप एटॉमिक नंबर को किसमें डिनोट करोगे? यू में। किसमें डिनोट करोगे? यू में। अगर मैंने कहा जरा बताओ क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना आया, तो आप क्या बोलोगे? 35। कितना आया? 35। बेटा यूनिट बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर यू। यू है सर क्या? यूनिफाइड मास है। कहाँ से आया सर? कार्बन के ब्रह्म एटम से। क्या समझ में आया नहीं है? बैठ के दिमाग फिट हो गया? चलिए सर, अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है बेटा, सुन रहे हो? आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है, जितना पढ़ा रहा हूँ इधर सुने लड़का, पढ़ा रहा हूँ, आप चाबी पकड़ क्या कर रहे हो? सुनो, हाँ ये कह रहे थे पहले, क्या बता रहे थे कि जितना हम पढ़ा दे रहे हैं, हाँ भैया, इतना हम क्या कर दे रहे हैं? पढ़ा रहे। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आपको घर पे जा करके मुश्किल से केवल कितना देना है? 1 आवर। कितना देना है? 1 आवर। किसमें? प्रॉपर नोट्स बनाने में सबसे बड़ी चीज़ है 1 आवर। बस 1 घंटे में, इससे ज़्यादा मेरे पढ़ाता नहीं हूँ। 1 घंटे में आपकी नोट्स आराम से बन जाएगी। कंटिन्यू लिखते रहोगे तो आधा घंटा 40 मिनट प्रॉपर नोट्स, डायग्राम भी रहेगा, तभी आप बना दोगे। और मुश्किल से ज़्यादा इन्हीं जो प्रॉपर नोट्स, जब आपकी अच्छी नोट्स बनेगी ना, तो खुद की नोट्स ही भैया भगवान की नोट्स होती। 2 आवर लगा करके उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। किसी माई के लाल के अंदर औकात नहीं, 80% वो होती है। बस इतना ही करना है, ये गारंटी 80% आप पढ़ लो। बस जितना मैं बता रहा हूँ, वो 20% मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि वो 20% आपको कुछ और नहीं है। सर क्या है? क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन भी करवाना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन भाई भगवान तो है नहीं, हमारे सर तो बन नहीं जाएंगे कि हमारे सर ने कहा दिया जाओ बेटा 84 लिखा मैंने, वहाँ 84 ही लिखा मिलेगा। तो इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हो, ना इतने बड़े, हम तो साफी बोलते, इतने बड़े यूट्यूबर तो है नहीं
तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने आपको इस तरीके से बताया हो, तो हो सकता है उसने कैसा दे दिया हो, इस तरीके से दे दिया हो, तो हो सकता है 20%। लेकिन हाँ, आपकी थ्योरी मजबूत है, थ्योरी पोर्शन मजबूत है, और सर ने जैसे तरीका पढ़ाया है, अगर वो चीज़ें मजबूत हैं तो मतलब क्या कह रहे हैं, आई विल श्योर, इतना तो कंफर्म है, मैं श्योर हूँ कि आप क्या कर सकते हो, इतना अप्रॉक्स तो ले आओगे, ये तो कोई रोक नहीं सकते हैं। मेरे समझ रहे, लेकिन पर डे इतना काम करना है, 1 आवर आप पर डे नोट्स में लगाओ और 2 घंटा मेरी तरफ से क्या कर लो, उन चीज़ को जैसे जैसे मैंने हिंदी में बताया है, और मैंने आपके लिए तो और भी बहुत सारा इजी कर दिया, और काफ़ी साथ यूट्यूब चैनल बना रहे हो, अपने बहुत और भी इजी हो जा रहा है। जहाँ पे आप फंसोगे, जहाँ पे सर ने कैसा समझाया था मुझे, वहाँ पे आप फंसोगे, आप लेके आए, आपके सामने यूट्यूब चैनल है, चुपचाप जाकर उस बीच में करो हेडिंग और सुन लो वहाँ पे। कोई नोट्स आपको हो सकते हैं यहाँ पे सर ने लिखवाया हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर आपको कंफ्यूजन, सर ने पता ही वहाँ पे गोज अपराजी कर दिया, क्या लिखा था, तो भाई वीडियो में तो हर एक सेकंड का लिखा जा रहा है, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने लिखूँ, बाद में पता नहीं इसके ऊपर गोज दिया, ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन ये वीडियो में तो पहला तो मन ही लिखा रहा होगा, इसलिए आपके लिए बहुत और ज़्यादा हेल्प हो जा रहा है यूट्यूब चैनल। तो इसके लिए आपके लिए भी है, और जो बच्चे आपके जाने पहचाने वाले उनको बताओ कि हाँ सर बता दे, आपको और उनके लिए भी बेनिफिट है। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपका लॉस ना हो किसी भी चीज़ से, आने वाले समय पे भी आप हाल फिरली पहुँचोगे बेटा, हाल फिरली बुरा मत मानना, कंटेंट हाल फिरली पहुँचोगे तो आपके पास बर्डन जो है ना, अगर मैं बर्डन की बात करूँ तो कम से कम 80% बर्डन आ जाता है सर, बस इन हाल फिरली पेपर के बाद, उसी में क्या क्या करना है, और समय निकल जाएगा, और ये तो गारंटी अपने पास सिलेबस किसी का कंप्लीट होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आईसीएसई बोर्ड का तो बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सीबीएसई का तो हो जाएगा, लेकिन आईसीएसई का तो बिल्कुल नहीं होगा। रीजन क्या है, जरा आप सोचिए, छुट्टी आपको प्रॉपरली दे दी गई है, 10th 12th की भी दे दी गई है, आपको इसको कुछ दिन के लिए मैंने खुला था, बाकी छुट्टी कर दी गई ओपन के लिए, बाकी सबका 10th और 12th क्या किया है, छुट्टी कर दिया पूरे तरीके से। आईसीएसई बोर्ड वालों को भी बुलाया नहीं जा रहा है स्कूल में। आप जरा सोचिए, 1 जुलाई से स्कूल खुलेगा, इससे पहले किसी का स्कूल ओपन नहीं हो रहा है, कब से हो रहा है, 1 जुलाई से। जरा बताइए, जुलाई 1 महीने में वो क्या ही पढ़ा देगा, और उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। 15 अगस्त आ जाता है, और ये फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और ये आपका अगस्त जहाँ 1 तारीख आती है, फिर लोग प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। 1 तारीख कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो कहते हैं कि 5 दिन के अंदर प्रिपरेशन करा दे, ऐसा होते, और बड़े बड़े स्कूल में तो अधिकतर 15 दिन लग ही जाते हैं, वो प्रिपरेशन शुरू करा देता है 1 तारीख से। 1 महीने के अंदर आप बताओ कितना टीचर वो खींचेगा, कितना पढ़ा देगा, आपको सोच इसकी वैल्यू समझिए, ध्यान सुनिएगा। अगस्त बीता, पूरा अगस्त 15 अगस्त तक बीतेगा, फिर इधर का 15 दिन बचेगा, और अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीने इधर, नवंबर से बेटा ना वो क्या बोलते हैं, इधर ही आपका बीतेगा, क्या बोलते हैं, अगस्त 15 अगस्त बीता नहीं, 10 अगस्त, अगस्त क्या था, सितंबर, तुरंत आपका कौन सा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैसे पढ़ोगे, कैसे बच्चा पढ़ेगा और कैसे टीचर पढ़ाएगा, मेरे ध्यान से जाता है पहली बात तो, पहले जो होगा देखा जाएगा। हम तो लगे हुए हैं, और मैं उनके लिए हेल्प कर रहा हूँ, जैसे जितना चीज़ मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, कम से कम अगर आप 40% भी अगर उसमें से अच्छे तरीके से पढ़ ले रहे हो बेटा ना, तो कहते नहीं, एक वर्ड सुने होंगे बचपन में, कहानी आती है, बोल बोल से क्या खड़ा बढ़ता है, तो अप्रॉक्स अगर 40% आज आप मेहनत की, कल 40 करोगे, परसों 40, समय आएगा कि आप 80 के अप्रॉक्स पहुँच जाओगे, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप क्या कर लोगे बेटा, आप यूट्यूब सहारा है, आपके सामने ही वही टीचर पढ़ा रहा है, वही टीचर का आप चैनल भी जा रहा है, चुपचाप जा करके आप क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। मेरे बात समझ रहे हो? इस चीज़ का बेटा बिल्कुल भी आप उन चीज़ों में मजाक मत करिए, क्योंकि समय अभी बहुत सारा गुजर रहा है, और उसका गुजरने का केवल एक फैक्ट है, क्या केवल एक फैक्ट है, क्या सबसे ज़्यादा, क्या पेपर में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ लीक हो जाती है, तो इतना जल्दी आप किसी भी चीज़ को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतना जल्दी किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, वो इतनी जल्दी ना किसी भी चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं ना। ये आप भाई स्टडी है, बोर्ड है, स्टडी बोर्ड होती है, टीचिंग बोर्ड होती है, और टीचिंग को आप सोचिए कि आज मैंने कॉपी ली, आज पेपर को, और कल मैं क्या कर दूँ, ऑर्गेनाइज करके चेक करके क्या कर दूँ, रिजल्ट शो ऑफ कर दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टडी उस कंडीशन में जा रही है जहाँ पे कोई लोग सोच नहीं सकते। यहाँ से ब्रेन होगा यहाँ पे, और ब्रेन और इसकी इंसान की नस दिखेगी, और वो क्या होगी, फट के हाथ में आने की, जिसको वही पढ़ पाएगा जो मेहनत करेगा, बाकी में सच्चाई है, ये तो गारंटी, वही पढ़ पाएगा, बाकी और किसी की औकात नहीं है पढ़ने की, और नहीं तो सब लोग आधे ज़्यादा लोग क्या करेंगे, ये ब्रांड अपना चमकता है क्या, बिजनेस, ये तो गारंटी है। तो स्टडी उस लहर पे जा रही है, पर डे आप न्यूज़ सुनिए, पर डे न्यूज़ सुनिए, टुडेज न्यूज़ लगाइए पर डे शाम को, और देखिए स्टडी की बात, और स्टडी का न्यूज़ लगाइए। हमने भी चैनल डाउनलोड किया, दैनिक जागरण आता है, एक लोग संपर्क में पूरी चैनल बनाते हैं पर डे, उनका यूट्यूब चैनल, वो यूट्यूब कर रहे हैं,
उनका मीडिया चैनल ही है। हम तो पर डे न्यूज़ सुनते हैं और पर डे बंदा बताता है भाई स्टडी का वो लेवल जा रहा है कटाफ। अभी पता चला वो भी पेपर SSC GD का भी लीक हो गया, SSC GD का लीक हो गया। बताओ अभी जल्दी पेपर था जैसे वो भी लीक हो गया। अभी नीट का लीक हुआ, UPPCL का लीक हुआ, SSC GD का लीक हुआ। मतलब ऐसा मजाक है, जितने पेपर सब लीक हो जा रहे हैं। और ये लीक कराने वाला कोई और नहीं है, कौन है जानते हो? कौन जानते हो? ये बस यही लीक करा रहे हैं AI सिस्टम। नहीं समझ, फॉर एग्जाम्पल जहाँ से पेपर बन रहा है कोई फाउंडर होगा उसका, वहाँ का फाउंडर होगा, अरे वो वहाँ पे जाता है, उसको लोग पैसे देते हैं और वहीं से क्या कर देते हैं, पेपर लिख हो जाता है। मेन काम ये है और कोई नहीं करवा रहा। AI फाउंडर, जो AI का सिस्टम का फाउंडर होगा, जहाँ पे पेपर सेटअप बनाए जाते हैं, उन्हीं के पास अगर पैसा लोग जाकर दिए आते हैं और पेपर एक सेकंड में लिख हो जाता है। मेन काम और कोई नहीं कर रहा है। भाई माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने तो ऑर्गेनाइज किया, वो तो लीक कराएंगे नहीं पेपर, वही लीक कराएंगे तो उनके बाद बहुत काम है। CBSE का है, SSC का पेपर डाउनलोड करना है, उनको सेंड करना है, ये करना है, सर तो फट जाएगा उनके पास बहुत काम रहते हैं। तो वो तो लिंक नहीं करेंगे, केवल एक लास्ट ऑप्शन बचता है AI सिस्टम। AI सिस्टम सब नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं AI फाउंडर बन जाऊँ, किसी चीज़ जैसे किसी स्कूल का फाउंडर बन जाऊँ, CBSE का फाउंडर बन जाऊँ, बस मेरे पास बुकलेट रहेगा, सब कुछ मेरे पास रहेगा, मैं ही पेपर छापूंगा और छापने के बाद पेपर का अगर कोई पैसा ला के दे बस मैं लिख कर दूँगा। ऐसा मेरे AI का काम होता है। उसको तो उसके पास अरबों पैसों के चक्कर में यहाँ पे करोड़ों और लाखों बच्चे मारे जाते हैं उस केवल अरब पैसे एक नोट, छोटी नोट की वजह से। ये स्टडी जा रही है और पूरा स्टडी क्या है, एक बिजनेस है, पूरा बिजनेस है। अरब पैसे की वजह से इतने बच्चे फांसी लगा लेते हैं, उस इंसान को पता नहीं है, और वही तो बाद में सीधा AI फाउंडर को क्या किया जाता है, सीधा फांसी, कोई जेल वेल कोई इंसान नहीं, सीधा फांसी। अब जो कर रहा है SSC GD का भी लीक, या कोई मजाक थोड़ी ना है, नीट का पेपर लीक हो जाए, SSC GD का पेपर लीक हो जाए, UPSC जितने भी कॉम्पिटिशन सब लीक हो जाए। तो यहाँ जो 10th और 12th बेचारे भोले भाले जो हमारे कुछ बच्चे 12th कर रहा है, इतना प्यारा, इसका क्या हाल होगा? ये तो यही देखकर क्या ही दास्ता रहेगा, अरे बाप रे बाप, 10th का पेपर लीक, इतने लोग फांसी लगाए, आज देश में राम हमारा पेपर लीक हो जाएगा तो हमको पता लगे इतनी मेहनत करवाए थे वैसे हमने, और हमने इतना पढ़ा और मैं लेकर के गया रिजल्ट वहाँ पे, और 12th इस बार तो मेरा 12th भी था, कौन सा कॉम्पिटिशन था, 12th भी था सर, और लियो रिजल्ट बन के आया कितना %, बेचारा पढ़ा था, लाने वाला था कितना %, 90, और लाया कितना 7। तो AI की वजह से उसने क्या किया, फांसी लगा दी। लेकिन ऐसा कुछ जो करेगा नहीं, मुझे पता है उसका तो यही सिस्टम हो, लीक हो जाएगा तो बड़ी बात है। लेकिन जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, जिस दिन नीट का पेपर हुआ अगले दिन न्यूज आई, पता चला नहीं, 18 लोग क्या किए थे, अपने ही UPGL के फांसी लगाए थे, 18 लोग तुरंत लगा। क्यों? तो उनका 4 साल से 5 साल से पैसा लग गया होगा, 20 लाख रुपए, एक साल में साला 4 3 लाख रुपए लगता है, 3 तो 5 मारो 3 5 15 लाख रुपए आसानी से आता है भाई, और उसका आपकी ऑप्शन रहता है। आपकी यही लगता है कि आपके नीट का पेपर बहुत बढ़िया गया, तेरी महीना बीता नहीं, पेपर लीक, अरे उसके सामने बस केवल यही दिखता है कि पंखा चल रहा है, बांध रहा सही, टैप देने लगा, खत्म हो गया। तो यही करिए। और अब के तो किस वजह देखो, मेरे मम्मी पापा बोले कि पैसा है ये नहीं कराएंगे, तो कहूँ वो पैसा जो वहाँ पे वो कहीं पड़ते मदद करेंगे, रीजन क्या था, पैसा थे नहीं घर पे, बाबू बोले इस बार ना करने जाओ, और जो नहीं किया उसका फायदा है। हम नहीं करने के पेपर वैसे लीक हो गया, बहुत बड़ी बात है, बताओ, नहीं देने के हमारा ही फायदा है। तो इतने बच्चे फांसी लगाए। अब 18 लोगों की जान लेना, उनके लिए 1 अरब रुपए की वजह से सोचो 18 लोगों की जान ले लिए। तो ऐसे लोगों को हम तो कहते ही, लोगों को आज नहीं, उनको जैसे लीक कर उनका वैसे पकड़ो, वैसे उनका फांसी सजा दी, उनके लिए बेफिक्र, उनको पैसे से ज़्यादा इंसान की कीमत का वैल्यू नहीं है। इसीलिए आज AI सिस्टम इतना गंदा होता जा रहा है, और क्या बोलते हैं, सॉरी, AI सिस्टम इतना बढ़ता हुआ जा रहा है, और इंसान क्या होता जाता है, बिगड़ता हुआ जा रहा है। मेरे कंडीशन में और कुछ इतना सोचते क्षण भर का पैसा है, एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते, चलो हम लोग पढ़ते क्या, रिप्रेजेंट, क्या पढ़ते हैं, रिप्रेजेंट एटॉमिक मास यूनिट। अब हम लोग आज के बाद एटॉमिक मास नहीं पढ़ेंगे, अब आज के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। क्या पढ़ेंगे, यूनिट। अब आज के बाद हमारे किसी भी सिंबल के पास अकेला एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्या सर, रिप्रेजेंट कैसे करते हो, हमारे पास ये रहा कोई, ये काफी बच्चे इधर सुनिए, आवाज नहीं, काफी बच्चे इसको केमिस्ट्री के टर्म में काई बोलते हैं, कोई चाई बोलता है, दैट्स नो मैटर आप क्या बोलते हो, बट है क्या है, इसको काफी बच्चे क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। कौन सा काई, वही काई जो पानी के पास रहता है, काई, या फिर कोई के बच्चे क्या बोलते हैं, चाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाई, चाई या फिर काई, कहते नहीं CH से चाबी,
और CH से कभी कभी का भी बनता है, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री। तो इस वजह से इसको यहाँ पे चाय भी बोला जाता है और काई भी बोला जाता है। वो अपनी अपनी फिनोमिना अपनी अपनी थिंकिंग क्या आप बोलते हो वो मैटर नहीं करता। सर ये है क्या बात? अगर मैंने लिखा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जेड, क्या लिखा बेटा? जेड, क्या लिखा बेटा? जेड। और यहाँ मैंने लिखा सर ए, क्या लिखा बेटा यहाँ पे? ए। अब ध्यान सुनो, ये है क्या? ये और कुछ नहीं बेटा, ये क्या है? एलिमेंट क्या है? सिंबल। क्या बेटा? एलिमेंट सिंबल। मतलब अगर मैं किसी का एग्जांपल लेके चलूं तो मैंने लिख लिया सर Cl, क्या लिख लिया? Cl। काई की जगह मैंने क्या लिख लिया बेटा? Cl। क्लियर है? अब ध्यान सुनिए, ये रहा आपका बीच में एलिमेंट सिंबल। ये जो आपका जेड है, जेड मैंने क्या बताया था? वेयर, अरे पहले यहाँ पे जेड इज अ एटॉमिक नंबर। क्या बोलोगे? एटॉमिक नंबर। क्या बोलोगे? वेयर जेड इज अ क्या है? एटॉमिक नंबर। मतलब सर अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज रखी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क्लोरीन का कितना होता है बेटा? 17। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 17। क्लियर है? और सुनिए ध्यान से, और ध्यान सुनिए थोड़ा सा, और मुझे याद आ रही है एक चीज और आप याद रखिए। आप दो तरीके से प्रेजेंट, कभी कभी देखना चाहे क्रॉस में आए, कभी भी होता है चारों चीजें एक ही तरफ से मेंशन होंगे, और या कभी कभी ऐसा भी होता है जेड इधर ही और ए भी इधर ही लिखा रहता है। क्लास 9 में अक्सर लगा इधर ही लिखा रहा होगा, आप देखिए क्लास 9 की बुक उठा के देखोगे अगले साल में, तो ये चीज इधर ही लिख रही है, नहीं लिखी थी बेटा? लिखी थी प्रीवियस वाली बुक में लिखा है कंफर्म है। और क्लास 12 में कभी कभी ऐसा तिरछा आ जाता है, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, लेकिन दोनों का मीन क्या होता है? दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। किसी को फर्क नहीं है, जिन्हें को पता चले समय तो मुझे इधर पढ़ा था, ये कैसे इधर चलेगा, तो कोई उससे मतलब नहीं है। अब मुझे पता है सर इसका ये क्या है, अगर मैं 35 चाहे इधर लिखूं और या फिर और मैं Cl को क्या करके 17 करके 35 में इधर लिखूं, क्या लिखूं बेटा? मैं इधर लिखूं, समझिएगा ध्यान से। ये क्या है सर? ये रहा आपका वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर और ए इज अ मास नंबर। क्या? मास नंबर। किसका? एटॉमिक मास नंबर। किसका? ये केवल एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और ऊपर वाला क्या होता है? एटॉमिक का मास नंबर होता है। तो ये आपका क्या रहा बेटा? मास नंबर। क्या रहा बेटा? मास नंबर। और ये क्या रहा बेटा? आपका एटॉमिक नंबर। क्या बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ऐसे आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे? एटॉमिक मास यूनिट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। बना लो, ये बना लो, ये वाला बना लो, और ये एग्जांपल है आपका, कर लो नोट फटाफट। ऐसे रिप्रेजेंट, ऐसे आपके बुक में आएगा, ऐसे ही आपके पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, तो ऐसे ही पूछा जाएगा। आपको एग्जैक्ट ऐसा नहीं लिख के देंगे कि जेड इज एटॉमिक नंबर आर इतना है, नहीं, कुछ नहीं, आपको ऐसे बना के देंगे और लिख देंगे क्या? फाइंड, क्या लिखेंगे बेटा? फाइंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि इसमें जेड और ए है क्या। तो जेड इज एटॉमिक नंबर और ए इज मास नंबर। जेड इज एटॉमिक नंबर और ए इज मास नंबर। चाहे ऐसे लिखा है तभी आप पहचान लेना कि ये सर ने बताया था एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। चाहे ऐसा लिखा है, एक ही साइड में लिखा है, तभी समझ आना ये एटॉमिक नंबर, ये क्या बेटा? मास नंबर। मैंने आपको एग्जांपल में करवा दिया, समझ गए? समझिए सर, मैंने लिख दिया वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर एंड ए इज मास नंबर। नोट कर लो। नोट करो बेटा, हो गया? अब सुनो, अगर मैंने बोला कि सर मैंने तो एक चीज मुझे पता चल गई सर, मास नंबर कैसे फाइंड करते हैं? क्या? मास नंबर। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, वो ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन? एक्चुअली ए आवाज नहीं, अगर किसी भी एलिमेंट में जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है, अगर थर्ड चीज इन दोनों को पूछ लिया तो मैं तो सॉल्व कर लूंगा, लेकिन कहीं ये पूछ लिया जाए इस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने हैं, ये कौन बताएगा? और क्लास 9 में इसका फार्मूला आता है, बहुत बेसिक फार्मूला होता है। चलो भाई कौन बताएगा? सोचो, बच्चे खड़े जाओ। बेटा बताया जाता है, ऐसा नहीं, बहुत गंदा क्वेश्चन है ये, जिसमें लिखा जाता है क्या जैसे नंबर आता है न्यूट्रॉन निकालना है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या होता है? P माइनस, एंड ऐसा निकाला जाता है। बताया जाता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं बेटा, बच्चे टीचर नहीं होता, बच्चे बताया जाता है, ना करो तो बात अलग है। बेटा ये तो चलो अच्छा कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। तो अगर कह दिया सर एटॉमिक
मास नंबर मुझे पता चल जाएगा और एटॉमिक नंबर फाइंड कर लूंगा। एटॉमिक नंबर तो मुझे याद ही करना पड़ेगा, मास नंबर मैं निकाल लूंगा। लेकिन अगर मास नंबर में भी उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? नहीं बताया गया है। तो चलिए सुनो, एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो Z प्लस B प्लस N, पहला फॉर्मूला फाइंड करो। इधर देखो, आप सुनो, एटॉमिक नंबर अगर आपको फाइंड करना है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो आपको नंबर ऑफ द प्रोटॉन पता होना चाहिए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। नोट कर लो पहला फॉर्मूला। कैसे पता चले प्रोटॉन? तो बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ मेरे भाई, दिन से आया। सेकंड चीज कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नोट कर लो, लो अब तो पता चल जाएगा। पता चल जाएगा नहीं पता चल जाएगा? अब चलो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, एटॉमिक नंबर माइनस जेड, ए माइनस जेड, ये फॉर्मूला लिख लो। ए क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक, सॉरी जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। नोट कर लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे लिख लो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख लो, इसको नोट कर लो। सारे फॉर्मूला निकाल लो। हाँ अब हो गया। और करके लिख लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का, तो ए माइनस जेड, क्या नोट कर लो? ए माइनस जेड, ये भी नोट कर लो। और भी न्यूट्रॉन निकालने का तरीका सब बता दे रहा हूँ। और तो बताए इलेक्ट्रॉन अगर आ गया, ये दूसरा तरीका है। जब आपको प्रोटॉन दिया रहेगा तब, इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तब निकाल पाएगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, कहाँ कैसे फाइंड कर लोगे? तो दूसरा तो पता होना चाहिए। ए माइनस जेड, ए तो दिया गया है, जेड तो दिया गया है। अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन, चलो चलो मैंने लिखा इसका वो फाइंड करो। चलो फाइंड करो न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करो। ए इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करो। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हें पता है क्या है? ए माइनस जेड। ए कितना बड़ा? ये आपको पता होना चाहिए। ए क्या है? 35। जेड कितना है? जेड क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर 17। 35 में 17 क्या? 17 कितना आएगा? 18 अप्रॉक्स। कितना आएगा? 18 यू में, वो भी 18 यू में आएगा। यू में, क्योंकि यूनिफाइड मास में। नहीं तो अगर आप ग्राम राम में लिखना चाहते हो तो इसका कितना आएगा? 78 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 70.573 ऐसा कुछ आएगा। समझ गए? समझ गए? तो यू में लिखने के लिए इसका कितना आएगा? अब आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए कहेगा तो इलेक्ट्रॉन जितना आएगा उतना ही क्या रहेगा? प्रोटॉन रहेगा। प्रोटॉन अगर कोई दिया है तो समझ जाना, जितना प्रोटॉन है उतना क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा। दो ही चीज में कंफ्यूजन होती है। एक न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है क्या होता है? ए माइनस जेड, एक फॉर्मूला ही होता है। याद पढ़ लेना सब तरीके से, मिटाऊं मैं, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका मॉलिक्यूलर मास। क्या नेक्स्ट हेडिंग है आपका? मॉलिक्यूलर मास। चलो नेक्स्ट हेडिंग है आपका मॉलिक्यूलर मास। चलो बैठ जाओ, बैठो। चलो नेक्स्ट हेडिंग है आपका मॉलिक्यूलर मास। अब सबको पता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कोई बताएगा मॉलिक्यूलर मास क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बेटा मॉलिक्यूलर मास। जो एटम होता है, एटम के नीचे जो दो ठे लगा रहता है वो क्या दो लगा होता है? एक चीज से पहले पढ़ने से आप लोगों ने भी बताया, एवरेज वाला पढ़ाया क्या? अभी बताया, अभी आप टुडे का गोल नहीं बताया। एवरेज अकाउंट मार्क करके निकालोगे। अरे एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा दिया मैंने, एटॉमिक मास पढ़ा दिया हमने, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा दिया, लेकिन ये कहाँ पढ़ाया? एवरेज तो बोल ही रहे होते। चलो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास बताऊं तो एवरेज क्या होता है? एवरेज बताओ क्या होता है? एवरेज क्या होती है? एवरेज कैसे फाइंड करते हो किसी का? बात नहीं, बहुत गलती हो यार तुम लोग को। एवरेज नहीं आता किसी का? क्लास 6 से बेटा इसकी एवरेज निकाल दो। एवरेज ऑफ स्पीड फाइंड करवाया जाता है।
हाँ ये सब तो मालूम है। तो बताओ जो होता क्या है एवरेज है, तो मस्त एवरेज, मेरा एवरेज में पूछ रहा हूँ, एवरेज होता क्या है? है। एवरेज मतलब कि जैसे हम लोग वो क्लोरीन है, क्लोरीन जैसे तरह 34 होता है लेकिन होता 35 है, ठीक। 35.5 ऐसे होता है, तो हम लोग लिखते 35 हो गए, तो ये एवरेज हुआ। अच्छा ये तरीका का एवरेज है। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन, चलो टोटल डिस्टेंस अपॉन आगे टाइम टोटल टाइम, टेकन, टोटल टाइम, ये आपका क्या फाइंड करते हो? एवरेज। वेरी गुड, ये फॉर्मूला होता है आपके फिजिक्स के लिए। बट ऐसा केमिस्ट्री में यहाँ कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, कौन सा आइटम को जाके भगाना है बड़ी दूर, यहाँ पे फाइंड करो। ध्यान दो पहले सुन, होता क्या एवरेज? एवरेज अगर किसी भी आइटम का एवरेज निकालना है, अब यहाँ पे तो कोई गाड़ी तो चल नहीं रही कि इफ अ स्पीड ऑफ द वेलोसिटी, आकार ऑफ द वेलोसिटी इतना एंड इतने स्पीड से वो चल रही है, इनका टाइम टेकन निकालो या फिर इनका एवरेज स्पीड निकालो। यहाँ पे तो कोई गाड़ी तो मैं भगा नहीं रहा हूँ, यहाँ कोई गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ मैं फाइंड कर रहा हूँ आइटम। क्या कर रहा हूँ? आइटम के बारे में एवरेज कैसे निकालोगे? तो पहले से ध्यान सुनना, ये रहा कोई आइटम, या फिर मैं सीधा लेके चलता हूँ, ये रहा आपका कितना बता देंगे सीएल वाला, सीएल एग्जाम्पल ले लो, ये रहता है जेड, ये रहता है ए। एग्जाम्पल मैंने लिया सीएल का, यहाँ पे लिख लिया 17, यहाँ पे लिख लिया बेटा 35। और सुनो पहली चीज तो फिजिक्स में आपने भी एक चीज सुना होगा, एवरेज अगर फाइंड करना है तो पहली चीज आपके पास दो चीज होना चाहिए, क्या? एक इनिशियल और एक फाइनल। बहुत बड़ी चीज होती है। आपने मैं मेन चीज सुनना चाहता था, तो आपको फार्मूला बताया, आपने एवरेज का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देखा। मैं ये सुनना चाह रहा था एवरेज वास्तविक चीज क्या होती है। तो आपका एवरेज जो होता है वो पहली चीज तो इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर भाई आपका इनिशियल पॉइंट नहीं पता है और फाइनल कहाँ जाना है, तो एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हो? एवरेज का मतलब होता है मध्य पॉइंट, आप कहाँ से उठे और कहाँ पे पहुंचे, उनके बीच का एवरेज पॉइंट होता हो। मेरी बात समझेंगे? समझे? और ये चीज कैसे टोटल डिस्टेंस वहां पे बोला गया कि मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब एक इनिशियल पॉइंट और एक बेटा फाइनल पॉइंट, इनके दोनों का बीच का डिस्टेंस इसे लिख दिया जाता है बेटा क्या? टोटल डिस्टेंस। समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा? अब हम अपने केमिस्ट्री भाषा समझते हैं, ध्यान सुनना। केमिस्ट्री में एक मिनट ध्यान सुनिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। काहे बेटा काहे नाटक नहीं कर रहा है? नहीं मन लग रहा पढ़ने में या फिर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ये बता दो, बंद कर दो। चलो ध्यान सुनो। अब मुझे पता है क्या सर, अगर सीएल 1 है, बहुत मायने में समझा रहा हूँ, अगर सीएल 1 है, अगर मैंने कहा सर इसमें एवरेज फाइंड करके दिखाओ, तो क्या हाउ कैन बी पॉसिबल? बताओ कैसे? अगर मैंने कहा इससे मुझे एवरेज बताओ, तो आपने कहा सर एवरेज तो किसी की तुलना से की जाती है ना, किसी की क्या की जाती है? किसी की तुलना से। फिजिक्स में इनिशियल और फाइनल, अगर मैं इस एटम को इनिशियल मानता हूं तो फाइनल कहाँ गया, फिर मैं इसको फाइनल मानता हूं तो इनिशियल कहाँ गया? ये चीज मुझे बताइए। और मुझे पता है सर इनिशियल पहले आता है तभी फाइनल आता है, आप चलोगे ही नहीं तो फाइनल पहुंचोगे कैसे? हाँ, तो ऑब्वियसली सर अगर मैंने इसको इनिशियल माना तो फाइनल भी तो मेरे पास कुछ और होना चाहिए, तभी तो मैं एवरेज फाइंड कर पाऊंगा। कैसे आपने लिख दिया एवरेज अबाउट मास? मैं क्वेश्चन ही बना के ऐसा फाइंड करूंगा तभी आपको समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। ध्यान सुनिएगा। पहली चीज तो मेरे पास एक एटम और होना चाहिए, और अभी मैंने पढ़ाया उसमें एएमयू में, जहां पे आपका फिर से वही ध्यान दो, कार्बन का 12वां हिस्सा, कार्बन के 12 हिस्से से आप इसको आप डिफाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कार्बन अब एक नहीं रहा, अब कार्बन कितना रहा? 12। अब 12 और 1 के बीच में डिफरेंस, अगर मैं बोलूं 12 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस सर? 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हर एक के बीच में एक का डिस्टेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है? हर एक किलोमीटर का डिस्टेंस, मैं किलोमीटर की यहाँ बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस आ रहा नहीं आ रहा है तो डिस्टेंस। लेकिन हर एक एटम में आप नहीं कर सकते हो, केवल कार्बन ही ऐसा मुझे एटम मिला जो मुझे क्या किया, हर एक एटम का मास नंबर फाइंड करके दिया। तो एक बात बताइए, उसी टाइम पे आपने मुझे एक चीज बताई थी, जब कार्बन का 12 एटम निकला था ना, उसी टाइम पे एक चीज और आया था जो एक ही सिंबल के एटॉमिक नंबर सेम था बट मास नंबर डिफरेंट था। उसका नाम क्या था? आइसोटोप। वेरी गुड। इसका मतलब सीएल का दूसरा नाम होगा 70 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1037। कैसा लगा? अब तो आपके पास दो चीज आ गए, नहीं आ गए? अब तो दो चीज आ गए, अब दो चीज आ गए। अब सुनिए, पहले से अभी भी एवरेज आप फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? एवरेज क्या कहता है? एवरेज एक चीज और कहता है, क्या? एक पहली चीज तो आपने तुलना फाइंड कर दी, मुझे तुलना फाइंड करवा दिया। मेरे पास एक इनिशियल और एक फाइनल, मेरे पास दो चीज है, ठीक है?
इसमें मैं क्या एटॉमिक नंबर को रख के फाइनल करूँ, इसको लेके फाइंड करूँ, तो आपके पास एक चीज़ और एवरेज हमेशा ना बेटा, एवरेज ध्यान रखना, कभी जीवन में एवरेज को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और एवरेज जब फाइंड करते हो तो बेटा मल्टीप्लाई बाई क्या करते हो 100। समझ में आया कि नहीं आया बात? किसी भी चीज का एवरेज अगर निकालना हो और आपके पास कोई चीज ना हो तो हमेशा आप 100 से मल्टीप्लाई करो और या फिर क्या कर दो, किसी का रेशियो निकालो, रेशियो निकालो तो एवरेज अभी पुनः निकालेंगे। मैंने कहा सर जब मेरा एटम का एटॉमिक मास 17 था और एटॉमिक नंबर 17 था दोनों का और मास नंबर केवल डिफरेंट था, तो मुझे तो एवरेज पता चला और एवरेज फाइंड करने से मेरे पास टाइम टेकन भी तो होना चाहिए। ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, टाइम टेकन 17 ये क्या होता है, मतलब हर एक समय पे 77 टाइम लगेगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो एक बात बताइए, यहाँ पे एक चीज आती है, मैंने कहा सर 3:1, मतलब अगर मैं इसको 100 में निकालूं तो इसका कितना आएगा 75 और इसका कितना आएगा 25। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है और लिख दे रहा हूँ 95% ना आया पेपर में कहिएगा सर आप बात से आगे पूछा जाता है, एवरेज नंबर फाइंड ऐसे करके दे देता है, ये ऐसे सिंपल देगा इसलिए करो बहुत से बढ़ेगा, तो बोलेगा फाइंड एवरेज नॉन मास और आपके पास दो चीज रहेंगी, ये सिंपल ऐसा दे दिया रहेगा, दो चीज रहेंगी, ऐसा नहीं है बुक में ऐसा सिर्फ छप के आ जाता है। और ध्यान देना मैं अगर ज्यादा नहीं कह सकता तो बेटा 70% CL पर भी आता ही आता है, क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है ना ये, और एक्सेप्शन के ही सवाल पे एवरेज पूछा भी जा सकता है, हर चीज पे एवरेज नहीं पूछा जा सकता है, एवरेज कहाँ पूछा जाएगा एक्सेप्शन, क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन वाले ही सवाल तो आप क्या फाइंड करते हैं, आइसोटोप फाइंड करते ये नहीं करते आइसोटोप, और आइसोटोप ही तो कहता है एटॉमिक नंबर से बट मास नंबर विल डिफरेंट। हर एक तो एटॉमिक नंबर का तो बेटा मास डिफरेंट थोड़ी ना होता है, कोई कोई होता है, और वो हमें कहाँ से मिला, कार्बन के 12 एटम से। मैं कितनी बार आपको रिपीट करवा दे दिमाग में तक कुछ जाना चाहिए, ताकि दोबारा मुझे मैं पूछूं तो कोई या अदर टीचर कोई पूछता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू क्यों लिखा गया सर, एटॉमिक मास तो बढ़िया था सर, एक आपने रखवाया था एटॉमिक मास तो बढ़िया, एटॉमिक मास का गुणनफल होता है, लेकिन मैंने कहा सर एक्सेप्शन अगर सवाल आ गया तो वहाँ पे वेरीफाई नहीं करेगा, तो आपने एक वर्ड लिख दिया एटॉमिक मास यूनिट, यू क्या आ गया, यू ने सर आप यू आपका कहाँ से मिला सर 1/12 कार्बन, आपका 12 एटॉमिक कार्बन को 12 टुकड़ों मैंने किया, उसमें से एक हिस्सा को निकाल लिया, उसका नाम पड़ गया 1/12 ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन के 12 एटम का नाम ले लिया। फिर मैंने कहा सर ये जो 1 अगर चाहे आप कार्बन के 12 आइटम करोगे नहीं ना, लेकिन फिर भी ये कार्बन आइटम कितने के बराबर होता है सर 1 यू के बराबर, मतलब कोई आइटम आए, कोई भी आइटम आए, चाहे 35 आए, चाहे 38 आए, चाहे 37 आए, सब किसके बराबर रहेगा, कार्बन के केवल 1 आइटम के ही बराबर रहेगा। इतना कार्बन पावरफुल होता है सर, मुझे अच्छे लगे समझ में आया। फिर उसके बाद फिर मैंने देखा सर उसी टाइम पे देखा सर एटॉमिक नंबर सेम अगर मास नंबर डिफरेंट है तो इसका कोई एक नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया, क्यों? क्योंकि अब इसके 12 हिस्से ना, इसका कुछ और कार्बन को मतलब कार्बन का एक तो मास नंबर आपको सबको याद हो गया 12, लेकिन कार्बन के 13 भी हो सकते हैं, कार्बन के 14 भी हो सकते हैं, कार्बन कितने हो सकते हैं 12, कार्बन के 12 हिस्से हो सकते हैं, और 12 हिस्से मतलब 12 मास नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर विल सेम। और यही जब आपके कार्बन के मास नंबर चेंज आने लगे तो समझ जाइए सर वो और कुछ नहीं, उनका नाम क्या था आइसोटोप। तो कैसा लगा समझ में आया नहीं आता, मैंने वही चीज आपको समझाई और सेम टू सेम यहाँ अप्लाई करिए। और जब एवरेज फाइंड करने के लिए दिया जाए तो आपके पास एवरेज चीजें होनी चाहिए, दो चीज का पहले डिफरेंस होना चाहिए, एक इनिशियल और एक फाइनल। मेरे पास दो चीजें, सर क्या एवरेज ऐसे फाइंड कर लेते? नहीं, आपके बीच में परसेंटेज भी होना चाहिए किसी चीज का, या तो परसेंटेज हो या फिर रेशियो, और परसेंटेज देगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक का दे देगा, एक का परसेंटेज है P परसेंटेज बराबर 35 और एक दे देगा क्योंकि 35 और हर एक का परसेंटेज किसमें निकाला जाता है 100 में 35 मेरे को कितना आएगा, जल्दी बताओ 65, हाँ 65 प्लस 1, इसका मतलब कितना होगा 65। अगर एक का परसेंटेज दे देगा क्या दूसरे का परसेंटेज फाइंड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, कर लोगे। अगर एक का दे दिया, जैसे दे दिया गया कि मास नंबर ऑफ, ये सवाल मैं करवाऊंगा, गारंटी करवाऊंगा, पक्का करवाऊंगा, मास नंबर ऑफ आता पेपर, मास नंबर ऑफ Cl17 और 35 का वो क्या बोलते हैं मास परसेंटेज है आपका कितना 35। तो पहला क्वेश्चन दे दे फाइंड द मास नंबर ऑफ द क्लोरीन का कौन सा, जब आपका आइसोटोप 37 है तो आप क्या फाइंड कर लोगे, फाइंड कहां से करोगे 100 से माइनस कर दोगे, जब 100 से माइनस कर दोगे इसका देगा 65, तो इनके बीच का दोनों का रेशियो निकालोगे, नहीं निकालोगे, और जब रेशियो निकल जाए तो अभी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे आएगा, ध्यान से आप ध्यान से कैसे करोगे। लेकिन मैंने आपको अब परसेंटेज नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट समझ जाओ रेशियो ले रहा हूँ। मैंने कहा किसी का रेशियो है, किसी का रेशियो है, इसका रेशियो ले लिया 3:1, क्या दे दिया 3:1। अब ध्यान से, अब ऐसा सवाल ऐसा मैंने आपको, अब ये धीरे धीरे मैं जानता हूँ किधर लेके चल रहा हूँ, किधर मॉलिक्यूलर मास, ध्यान दे देना कैसे लेके चल रहा हूँ। ऐसे ही पहले एवरेज एटॉमिक मास आया और यही से फाइंड हो जाता है क्या मॉलिक्यूलर मास, कैसे ध्यान देना। और हाँ ये आपका क्या रहा 3, क्या रहा
3। अब ध्यान से मैंने लिखा फॉर्मूला एवरेज ए, और यहाँ सेम हो जाएगा, पूरा लिखना पड़ेगा। एवरेज एटॉमिक मास बराबर टोटल मास नंबर अपॉन या फिर इधर को 3 ब्रेकेट में इधर 35 प्लस किसका बड़ा 1, अरे 3 मल्टीप्लाई बाई 35 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 37 और अपॉन, और किसी का एवरेज निकालने के लिए क्या 3:1 मतलब 3 प्लस 1 टोटल। तो 35 इंटू 5 3 कितना आएगा? हाँ 35 गुना 70, 35 दिया 105 कितना आएगा? ये तो आएगा हाँ 105 प्लस 37 3 प्लस 1 4 कितना आया? 4। अब सॉल्व करो इसको। 105 प्लस 7, 7 3 12 के 2 4 1 3 1 4 7 3 12 के 2 4 1 3 1 4 बार है का नहीं सर 142 अपॉन 4 कितना आया? 144। इसको डिवाइड करो बेटा, इसको डिवाइड करो 142 4 4 4 12 4 2 16 12 4 थे 12 दो बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूँ मैं, देख रहा हाँ है भाई काटो तो 4 में से 2 क्या 2 खत्म 2 5 4 4 5 20 2 खत्म फिर को है 4 4 5 20। जरा बता एक्चुअल एवरेज नंबर निकालने दिखा रही, और सही बताऊँ ना क्लोरीन का एक्चुअल मास नंबर क्या होता है? 30.55। क्या लिखते हैं? 30.55। जो उस वक्त छप्पे चला आता था बस 35.5 कहाँ से आया किसी को पता नहीं है। कौन फाइंड करवा रहा था? बताया भी जब आइसोटोप, जब आप तुम ग्राम से और केजी ग्राम से निकालोगे, लेकिन मैंने आपको एक तरीका और बताया किससे? एवरेज एटॉमिक मास। लो आप एक्चुअल वैल्यू निकाल। अब तो मुझे लगता है 118 एलिमेंट अगर किसी का एवरेज पूछा जाए और एक्सेप्शन वाले सवाल का एग्जैक्ट 30.5 ए जरा उसका निकाला जाए, क्या बोलते हो उसको, किसका आता है? अभी जो बताया सोडियम का निकालो, अभी देखो 23.5 आ जाए। जो भी मैंने बताया ग्राम से मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं, अब तो एवरेज आ गया ना मुझे। इतना बेस्ट तरीका होता है फाइंड करने का, यही होती है केमिस्ट्री का एक्सेप्शन का सवाल मेरे को एग्जैक्ट निकाल के करता है। कर लोगे नहीं कर लोगे हो जाएगा बेटा। तो 35 आपका कितना आंसर बेटा? 35.5 यू क्या लिखो बेटा? ग्राम क्या? ग्राम। अब यू की वैल्यू यू तो आपका क्या होता है? एग्जैक्ट 1 2 3 4 के बराबर रहेगा। ये आपका किसमें आ गया? ग्राम। कर लो सॉल्व कर लो और पूछा जाएगा ये कंफर्म है, हो सकता है यही छक्के बोर्ड में आ ही जाएगा, तुमको भी बोल रहा हूँ। ऐसे करो लिखा रहेगा फाइंड, लिखा रहेगा क्वेश्चन फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो एलिमेंट आपको ये दिए दोनों रहेंगे, ऊपर आपको 35 रहेगा, नीचे 70 रहेगा, सेकंड का ये रहेगा और दोनों का रेशियो दे देगा 3:1। ऐसे तुम्हें रेशियो दे देगा बेटा और अपना अच्छे तरीके से कर लेना। 3 इधर सुनो इधर 3 पहले का था और मल्टीप्लाई बाई मास नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 37 दोनों मल्टीप्लाई करके अपॉन 3 प्लस 1 नीचे लिख करके अपना ऐसे सॉल्व कर लोगे, आपका क्या है एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। वाकई में क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास एक्चुअल क्या होता है तो आपको पता चल जाएगा कितना होता है बेटा 35.5। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये नोट कर लो। और सवाल में लगता है आएगा ही आएगा, याद करेंगे पूछा ही जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला कुछ नहीं बेटा, एवरेज यहाँ पे लिख लेना टोटल नंबर आता ये एंड ये बात कर लेना। फॉर्मूला कैसे लगाया? मतलब ये 3 का कैसे नीचे बेटा 3 ये मतलब रेशियो एवरेज निकालने का तरीका होता है बेटा, प्लस फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसे कर लो। क्या मैं रट के आया हूँ, आप भी बड़े हो जाओगे आप रटोगे। मुझे थोड़ी नहीं पता है 37 होता है, तो मैं रट के आया हूँ, ये तो हम लोगों को रटाया जाता है। अच्छा समझे? कुछ चीजें तो बेटा अब एक्सेप्शन सोचिए, जब डाल्टन साहब ने फाइंड कर पाया तो हम एक्सेप्शन फाइंड कर पाएंगे। कुछ चीजें होती है जो हद तक इंसान ऐसे पार कर पाता है हम साइंटिस्ट। और जिस दिन एक्सेप्शन मैंने सॉल्व कर लिया तो समझ जाओ यहाँ पे
फिर हाँ फिर वही हो जाएगा कि देखो इनका ड्रॉबैक ने सॉल्व किया नहीं प्रोफेसर ने यार तेरी बड़ा ब्रांड चलेगा पूरी दुनिया भर के लिए हो जाएगा ब्रांड ने फिर नोट नोट बना बना लिए लिए ये चीज़ ना उसी तो इतने बड़े में महान नहीं है बेटा समझ में आया कि ऐसा कर लोगे एटॉमिक मास किसी का भी ऐसे कर दो एवरेज दे और एवरेज वाले सवाल तभी आएंगे जो जो आपके क्या होंगे एक्सेप्शन जैसे सोडियम पे पूछा जा सकता है सोडियम का 2 दे दिया जाएगा फाइंड करवाने के लिए वो दे दिया और फाइंड करने के लिए आपके पास हमेशा होना चाहिए या तो आपका रेशियो होना चाहिए और या फिर आपका परसेंटेज होना चाहिए समझ गए नहीं समझ गए हो जाएगा मतलब परसेंटेज में भी बस जहाँ 3 ओपन लिखा वहीं परसेंटेज 75 75 दे दे और इसको क्या दे दे 25 75 प्लस तो 25 कितना आ गया 100 और एवरेज को हमेशा किससे डिनोट करते हैं ये ऐसे यहाँ ऊपर में कैसे करेंगे कैसे बेटा मतलब ऊपर में यहाँ बस तो तुम समझना चाहता है समझा दे तब भी आंसर सेम आ जाएगा कोई परेशानी नहीं लो बस खुद 2 चीज़ों में बड़ा एवरेज आप सही तरीके से फिजिक्स भी पढ़े भी नहीं अभी सर पढ़ाएंगे तो पता चलेगा फिजिक्स में बात में फिजिक्स में एवरेज का तो 3 फार्मूले होते हैं कब कब जैसे एक चीज़ बताऊँ आज मैं तो डिफरेंस बताऊँ बहुत बड़ी चीज़ फिर से मैं आज एक सवाल है इसका वो भी माइंड में आया ध्यान से बताओ मास मास नंबर हाँ मैंने एक वर्ड बोला केमिस्ट्री वर्ड में और फिजिक्स वर्ड में मैंने कहा मास एंड बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूं मास एंड वेट सेम है सेम नहीं होते चलो किसमें फिजिक्स में केमिस्ट्री में सेकंड चीज सेम सेम मास एंड वेट अरे सुनो मास एंड वेट कौन क्या है सर सेम होता है केमिस्ट्री के टर्म में या फिर फिजिक्स के टर्म में दोनों के टर्म में बात कर रहा हूँ दोनों टर्म सेम दोनों के टर्म में सेम नहीं चलो फुज्जू का आंसर है ए फुज्जू ने कहा दोनों के टर्म में फुज्जू ने कहा दोनों के टर्म में सेम नहीं होते चलो और कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ऐसे ही थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और कहीं मजाक नहीं होता और सीरियसली है कॉम्पिटिशन लेवल में ऐसे सवाल बहुत माइन्यूट क्वेश्चन इंसान पूछता है जो आपको अगर कोई इंसान बेसिक चीज़ का पढ़ाया ना तो हिल जाता है लगता है यार बहुत बड़ी चीज़ करती है अब ऐसे क्वेश्चन से उस दिन मेरे माइंड में आया था एक चीज़ बताया था कल कंपाउंड है ना अणु वाला ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन बताओ मैंने कहा अच्छा कभी आपने इस सब चीज़ों की सोचा नहीं यार वाकई में मास का भी मतलब वजन होता है और वेट का भी मतलब क्या होता है वजन नहीं मार बताऊँ तो ये कैसे सब टर्म में सेम आप कह रहे हो क्या फिजिक्स के टर्म में और केमिस्ट्री हम सोचते बच्चा ये मुझसे सवाल पूछे तब मुझे मजा आता कहानी में और तुम लोग पता नहीं बैग जैसे शकल करके और पिंकी जैसे शकल करके बोलो भाई इतने चीज़ लगता है कोई पता ही नहीं हमें अगर वाकई में इतना बढ़िया टीचर अगर नीट के पहले पढ़ाया होता ना तो दिमाग को हिला दिया होता तब तो ये लोग गारंटी था लेकिन हमें पहले कोई पढ़ाता ही नहीं था तो बड़ी चीज़ तो यही है हम तो PW वाले थे जीवन भर PW तो छाए हैं फिर नीट चलेंगे और भी PW छाप लिया अपने दिमाग में कंटेंट भर ही चुका है ये क्वेश्चन बताइए चलो बताओ सेम नहीं है चलो एक लोगों ने कहा ना आप 4 लोग बैठे 3 लोग भी और बैठे बताओ हाँ क्या सेम नहीं होते चलो इसमें ये भी और ऐड हो गए सवाल चलो कोई बात नहीं गलत ही बताओगे तभी सिखाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही से राइज हुआ बताओ मास और वेट करें डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट और जरा बताइए किस टर्म में सेम होते हैं और किस टर्म में डिफरेंट होते हैं या फिर दोनों टर्म में सेम होते हैं दोनों टर्म में डिफरेंट होते हैं हमें इसका आंसर चाहिए मुझे नहीं पता लेकिन केमिस्ट्री हाँ केमिस्ट्री में अलग होती है नहीं आ रहा तुक्का ना मारो सर नहीं बताया क्लियर कर भाई हमको भी नहीं पता चलो आप ध्यान से जाकर के सब सर्च करना केमिस्ट्री के टर्म में ये दोनों चीजें क्या होती हैं सेम चाहे आप बोलो एटॉमिक मास और चाहे आप बोलो एटॉमिक वेट दोनों चीज सेम है गारंटी है जाकर के आप देख लेना एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक वेट अब तो सीख लो मेरे बात से आप सीख लो अब तो क्लियर करवा दे रहा हूँ छोटी छोटी हमेशा मास और वेट केमिस्ट्री के टर्म में दोनों क्या होते हैं बेटा इट विल सेम अच्छा फिजिक्स के टर्म में क्यों डिफरेंट होते हैं चलो हमें किसको चाहिए मास कैन नॉट बी 0 बट वेट कैन बी 0
अच्छा, हाँ मास कैन नॉट बी जीरो और वेट कैन बी जीरो, यही आंसर है आपका। अरे यूट्यूब वाला भी सुन रहा होगा तो कह रहा होगा कितना बदतमीज लड़का है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा के बता रहा है। हाँ भाई यही आंसर फाइनल सॉल्यूशन चलो तब इंसान नोट कर, अच्छा इसको नोट किया, केमिस्ट्री के टर्म में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मास, एटॉमिक मास बोलो चाहे बेटा, और एटॉमिक वेट बोलो। तो सुनो इधर, अगर फाइंड एटॉमिक मास आ जाए या फिर फाइंड एटॉमिक वेट आ जाए तो बेटा सेम टू सेम कंसेप्ट वही लगाना। कौन सा जो मैंने बताया, 35 अगर 17 है तो 17 दूना क्या होता है 34, मतलब 35 होता है। तो चाहे आप इसको एटॉमिक मास बोलो और चाहे क्या बोलो बेटा एटॉमिक वेट, कर लोगे नहीं कर लोगे, आपको कंफ्यूजन नहीं है। अभी याद आया तो बता भी दिया, क्योंकि बोर्ड वाला ना एक ही चीज़ पे दो चीज़ होता है और टीचर नहीं बताया रहता, बच्चे कहते यार सर ने तो मुझे एटॉमिक वेट नहीं पढ़ाया है, और जो कि पढ़ाया रहता है वो एटॉमिक मास पढ़ाया रहता है। एटॉमिक मास का ही सेम सेम नाम क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। आपको कंफ्यूजन चलिए इसमें बताइए, हाँ फिजिक्स के टर्म में क्यों नहीं होता है। इसमें एक वर्ड बोला कि मास नंबर जो मास होते हैं ना वो कभी जीरो नहीं हो सकते। अगर मैं बात करूं तो 100% राइट है, सही है, सही है। और वेट हमेशा जीरो हो सकता है, बट हाउ कैन सी, कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं, हाउ कैन वी से इन अ डिफरेंस बिटवीन कि मास कैन बी नॉट बी जीरो एंड वेट कैन बी जीरो। जैसे कागज है, कागज को मोड़ के उसमें रखेंगे, जैसे मान लो कि तराजू पे रखें, तो जो सुनार का तराजू आता है उसमें मोड़ के रखें। अब इसको मान लो आग लगा दिए, अब जो राख रहेंगी उसका तो कोई वेट नहीं बताएगा, लेकिन मास तो रहे, उसका मास तो है, अस्तित्व जो है इसका कागज का। बेटा अगर ये कागज रखने से ये तो कोई बहुत बड़ी, ये तो बहुत गलत आंसर है। अगर आपने हद तक ये सही बताया, मुझे अच्छा लगा कि मास, लेकिन ये कोई जरूरी एक पेज ले जाकर के आप किराना उनकी सॉरी क्या बोलते हैं सोनार की दुकान, क्योंकि सोनार का जो मीटर होता है ना वो बहुत ज़्यादा और भी यूनिट छोटा होता है, तो वो रखे और कागज़ की यूनिट बता दे और राख का ना बताए तो हाउ कैन, ये तो कोई आंसर नहीं है। अगर ऐसे मैं एक कागज़ लेके चलो वो भी हो सकता ना बताए, नहीं बताएगा तो क्या बोलोगे सर, नहीं बताएगा, गारंटी नहीं बताएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती नहीं बताती। बेटा एक चीज़ बताओ ना, मास के अंदर दो चीज़, बेटा फिजिक्स के टर्म में बात करो, आप ये तुक्का वाली बात करते रहे हो, राख बन दे, जला दीजिए, फुका दीजिए, फिजिक्स के टर्म में बात करो। फिजिक्स में ये थोड़ी बोला जाता है जलाओ रखाओ, फिजिक्स में तब आपको मास अगर फाइंड करना है ना तो फिजिकल दो चीज़ होनी चाहिए, दो चीज़ होनी चाहिए मास फाइंड करने के लिए। फिजिक्स में आप पढ़ोगे, आपने नाम सुना होगा किसका, क्लास 12 में पढ़ाने वाला फिजिक्स, बहुत अच्छी बात है, हमने पढ़ा था फिजिक्स हद तक, लेकिन जब वो मुझे 2 चैप्टर बहुत ट्रिकल करते हैं फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। एक लॉज ऑफ मोशन चले जाओ, जब उसमें क्या करता है, कहाँ फंसता हूँ, वो भी आपके सिलेबस का नहीं है, बहुत हाई लेवल का सिलेबस। देखो थोड़ा सा नीट तो नीट नाम है पढ़ा उसका, है ना। वो जब क्या करता है, कोई एरोप्लेन ट्रैवल कर रही है, ऐसा क्वेश्चन आया था और मैं बता रहा हूँ बस यहीं पर से खत्म, वो तुम्हारी समय का नहीं है, वो मेरा दिमाग खुल गया था और मुझे MR ने बताया कि ऐसा नहीं है, उसने बताया और बता रहा हूँ 4 क्वेश्चन देखा फिजिक्स वाले PW में 4 क्वेश्चन आया, तो जान के तो नहीं तो निकलना नहीं है, पहली चीज़ को निकलना ही नहीं है। और फिर मैं रो रहा था इस चीज़ की कि यार वाकई में MR ने कहा था कि ऐसे उसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है, सॉरी एक एरोप्लेन ट्रैवल कर रही है ऊपर, ध्यान समझिएगा, और उसका जो ये सरफेस है, बदतमीज नहीं सर, बदतमीज इधर ये ना लाए, ये सरफेस है, कोई फाइंड करके दिखाओ उसे, ये कोई सरफेस है, क्या बेटा सरफेस है, और किसी भी बॉल को थ्रो अप किया जाता है, इनिशियल, यहाँ पे एक बॉल था, यहाँ पे इसका इनिशियल बॉल है, क्या बेटा इनिशियल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कौन सा है U1, क्या बोलोगे U1, यहाँ से इनिशियल ऑब्जेक्ट है और इसको थ्रोन किया जाता है एक h हाइट पर, इसको क्या बोलोगे बेटा h हाइट, इनको क्या बोलोगे h हाइट पे, और जा करके ये यहाँ से एक एरोप्लेन ट्रैवल कर रही थी, जा रही थी, और इस हाइट से उसने उस क्या बोलते हैं एरोप्लेन से टकरा करके उसकी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बताओ और फिर एक्सीलरेशन बताओ, और उसके बाद जब वो गुजरी आगे, उसकी जब वो नीचे आया उसके मिड पॉइंट का इनिशियल और फाइनल बताओ। अरे तो साहब लगा कि आते गीली और सूखी हड्डी मुंह में आ गई है, एक ही क्वेश्चन में साहब 3 जगह इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पूछ लेता है, दिमाग नहीं करता साहब, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बनाऊं, ग्रेविटेशन के बारे में पूछ रहा है कि लॉज ऑफ मोशन चैप्टर चल रहा है, ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है कि मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, सब पंचर हो जाता है दिमाग ऐसे क्वेश्चन। और जो एक क्वेश्चन और करवाया था, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे ट्रैवल करें तो कुत्ता कब कूदे, ये कौन सा क्वेश्चन होता है भाई, कुत्ता कब कूदे कि उसका मुँह वाला सुनाए टूटे ना, तो ऐसा लगा रहता है, वहाँ पे लिखा था ऐसे ऑप्शन ऐसे हो तो बहुत आसान हो जाता है, ऐसा लिखा होता है
माइनस, क्योंकि वो फिजिक्स टर्म में ये जो इनके अंदर नहीं बात की जाती राख और कागज के, वहाँ पे माइनस यू और प्लस वी वेलोसिटी और यू की टर्म में बात की जाती है। अब फिजिक्स है, तो यही मैं पूछ रहा हूँ मास की टर्म में आप अगर मैं बात करूँ तो बेटा मास के अंदर ना दो चीज़ होती है। कौन कौन सी चीज़ सर? एक वेलोसिटी, क्या बोलो बेटा? वेलोसिटी। और एक चीज़ और होती है, क्या सर? एक्सीलरेशन। क्या पढ़ाएंगे? ऐसा जो फिजिक्स पढ़ाएगा कंफर्म बताएगा। मास को अगर डिफाइन करना तो मास के पास हमेशा दो चीज़ जरूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक वेलोसिटी होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए? एक्सीलरेशन। अगर किसी की चीज़ के पास मास, किसी के पास वेलोसिटी और एक्सीलरेशन नहीं तो वो मास कहलाएगा नहीं, वो कहलाएगा नहीं। मास वेलोसिटी दोनों चीज़ होनी चाहिए। उड़ा दो एक, बोल दो उसको। ये दो चीज़ बहुत जरूरी हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो हाँ ध्यान सुनो। तो फिजिक्स के टर्म में मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ क्योंकि बहुत सारा हो रहा है। फिजिक्स के टर्म में बात करूँ बेटा, इधर सुनो। तो फिजिक्स के टर्म में इसलिए आपका मास वेट अलग होता है क्योंकि वेट तो जीरो है, वेट तो आपका क्या है? जीरो है। बट जो मास होता है ना वो कभी, मास होता है वो कभी उसके पास क्या होता है? एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों चीजें होती है। समझ गए नहीं समझ गए? और जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी बेटा नहीं होती है कोई चीज के पास तो समझ जाइए वहां पर कोई भी मास क्या होता है? कभी भी मास क्या होता है बेटा? जीरो नहीं होता। इसलिए इसमें इसका आंसर सही था, मास कभी जीरो नहीं होता है क्योंकि वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होती और एक्सीलरेशन कभी जीरो नहीं होता, कभी जीरो नहीं होता है। एक चीज पे होता है कब? जब एक्सीलरेशन को कहां पे रखते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। कहां पे? कांस्टेंट। तो इस चीज को लेकर हम अपने सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस हमारा क्या है? हम क्या पढ़ा रहे हैं? एवरेज अमाउंट मास। चलो फाइंड कर लोगे, फाइंड कर लोगे एवरेज अमाउंट मास। चलो अब हम हाँ तो कह रहे थे सर अगर रेशियो में दिया रहेगा, जैसे मैंने कहा ये सी क्लोरीन 2 है और एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर 17 है, यहाँ पे सर एक 35 है और यहाँ पे क्या है सर? 37 है। तो आपने कहा सर 3 रेशियो पर अगर डायरेक्ट उसने आवाज नहीं बस समझ बहुत बातें करूंगा। अगर वो डायरेक्ट टर्म में रेशियो में दिया तो आप सॉल्व कर लोगे सर रेशियो मल्टीप्लाई बाय मास नंबर 35 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लोगे और अपॉन रेशियो के समान हमेशा 3 प्लस 1 हो जाती है। ये करने में आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया कब? जब रेशियो के टर्म में दिया रहेगा तब। लेकिन सर अगर रेशियो के टर्म में ना दे करके, क्योंकि एवरेज दो चीज पे डिपेंड होता है, एक रेशियो के ऊपर और एक परसेंटेज के ऊपर। तो परसेंटेज दिया रहेगा तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा? तो परसेंट ध्यान दो, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 75 और यहाँ पे दे दिया इसका परसेंटेज दे दिया कितना? 35। और सुनो परसेंटेज में अगर सवाल पूछे तो हो सकता है एक चीज और ना पूछे, और एक चीज और ना पूछे, हो सकता है आपको एक चीज का ही परसेंटेज दिया जाए दूसरी चीज का ना दिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए ना सर परसेंटेज का निकालने फॉर्मूला भी तो होता है 100 में से जो इनिशियल दिया रहेगा ऑटोमेटिक दूसरे का निकल आएगा नहीं निकल आएगा। तो हो सकता है अगर एक दिया रहेगा तो दूसरा फाइंड कर लेना। लेकिन मैंने कहा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी आपको समझाऊं, तो एक दोनों का दिया है समझ लो, यहाँ पे भी दोनों का दिया, नहीं दिया रहेगा तो सॉल्व कर लोगे, दिया रहेगा कोई बात नहीं। तो कैसे करोगे? कुछ नहीं बेटा 75 मल्टीप्लाई वही सेम टू सेम करना है। वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि पता है रेशियो क्या होता है? रेशियो किसी भी बड़े नंबर का स्मॉलेस्ट होता है। उस दिन मैंने समझाया जब आप क्या करेंगे 32 रेशियो 16 है तो 16 1 16 दूना 32 कितना आएगा? तो रेशियो 25। समझ में आएगी? सुना है बात? तो परसेंटेज का रेशियो छोटा होता है इसलिए वैल्यू तुरंत और वैल्यू दोनों सेम आएगी। इसको सॉल्व करने में कठिन लगेगा। चलो 35 और मल्टीप्लाई बाई 37 लो अपॉन 10 बोला अपॉन 75 प्लस 35 तो 100 हो गया नहीं आया? 100 आप ही में नहीं आया कि नहीं आया? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड करो तब भी ये सब सॉल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी बेटा? 35.5 ही आएगी। यहाँ पर कितनी समझ में आएगा नहीं आया? समझ बात? तो रेशियो में आएगा तो आप बहुत ही आसान है। परसेंटेज में है तो पहले परसेंटेज को आप किसमें ट्राई करोगे? अगर दोनों कट पिट जा रहे हैं तो आप पहले रेशियो में कर लेना बेटा, क्योंकि रेशियो से करोगे तो आपको आंसर जल्दी फाइंड कर पाओगे, परसेंटेज से करोगे तो बहुत ही ज्यादा क्या लगेगा समझ गए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू होती है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक लास्ट टॉपिक बचा बस, मुझे 10 मिनट दो, 10 मिनट। क्या मॉलिक्यूलर मास? क्या बेटा? मॉलिक्यूलर मास फटाफट। चलो नेक्स्ट हेडिंग है आपका बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है आपका मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलो बेटा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास है क्या? पहले कोई बताएगा मुझे मॉलिक्यूलर मास है क्या? हाँ अरे मुझे वो सीएल होता है, सीएल के सर अगर मैं बात करूँ सर व्हेन 2 आर मोर एलिमेंट आर क्या कर रहा है यहाँ पे? बट आर कंबाइंड together it's formed
टुगेदर इट फॉर्म बेटा मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूलर मास। चलो ध्यान सुनो, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में, क्या बेटा? किसी भी कंपाउंड में, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म बेटा कंपाउंड। कंपाउंड में फाइंड करना एलिमेंट को। अब ध्यान दो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बेटा CH4, किसका लिया? CH4 है क्या? अगर मैं बात करूं क्या है बेटा? ये मीथेन है। क्या बेटा? मीथेन है। क्या बेटा? मीथेन है। आप ऐसे कंपाउंड रखते जाओ तो बहुत ज्यादा पता लगता है। अल्कोहल बोले तो OH माइनस, क्या OH माइनस ज्यादातर इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो मीथेन है क्या? जैसे मीथेन का मैंने पूछा मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो मैंने एक समझाया भी था, इसका एक ही तरीका है, सॉल्व व्यू, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन का डबल मॉलिक्यूलर का मतलब कि किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है उसको भी आप क्या कर दो, उसके सम ऑफ द नंबर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो उसका भी। बात सुनेंगे? मैंने जैसे बताया इनका CH4 है, मैंने कहा इनका एक मतलब कि क्या कंपाउंड है, क्या है? कंपाउंड। कार्बन क्या है सर? और एक चीज और है अपना, अभी और एक जो इन्होंने लिखा है डिफिनेशन, इन्होंने क्या लिखा है? सम ऑफ द एटॉमिक नंबर आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, मतलब सम का मतलब जोड़, सम का मतलब जोड़, मतलब अलग अलग आइटम है तो इनका मतलब अलग अलग के बीच में क्या लगेगा? सम लगेगा, मतलब प्लस लगेगा। एक चीज और ही समझेंगे, ये तो हमारे डेफिनेशन है, ये तो मैं बुक वाले से दे रहा हूं। क्या मतलब C अलग है और बेटा H4 अलग है, तभी तो बना CH4। बात समझिए, एग्जांपल देखो। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता क्या है? 6। इसका मास नंबर पहले लिखा है मॉलिक्यूलर मास, मतलब पहले मास नंबर फाइंड करो। मास नंबर कितना आएगा? 6 दूनी 12 प्लस। क्या इसके पास कोई मॉलिक्यूल्स है? तो जब मॉलिक्यूल नहीं तो क्या इसका मॉलिक्यूलर फाइंड कर पाओगे? नहीं, कोई बात नहीं सर। H4 हाइड्रोजन के पास 1 ही होता है, लेकिन उसके पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स भी उसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैंने इसको बेटा है कितना? 4। कितना है? 12 और प्लस 4 बराबर कितना है? 16। 16 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मीथेन। 16 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मीथेन। ये क्या बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? आ गई यहाँ तक? आ गई यहाँ तक? आप सुनो एक चीज, 2 मिनट बाद बस आपको एक चीज करना है। क्या? HW में होमवर्क आज का ले लो बस, और HW में आपको फाइंड करके आना है। किसका है? किसका होमवर्क दे दो तुम्हें? कैलकुलेट, देखो होमवर्क अभी, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड। एक है आपका ए वाला पोटेशियम सल्फेट, कर लोगे नहीं कर लोगे? लिख दो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, लिख दूं? केमिकल वैल्यू लिख दूं? K2Cr2 नहीं है, K2SO4 का, K2SO4 नोट करो। इसका फाइंड करके आना, K2SO4 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करके आना है। और सेकंड एक और बी आपको फाइंड करके आना है, वॉशिंग सोडा। किसका? वॉशिंग सोडा का Na2 CO3.10 H2O, ये Na2 CO3.10 H2O, ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं इसको छाप दिया था। ये दोनों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, कंफर्म मॉलिक्यूलर मास, अभी इसी के जस्ट पहले 2024 पेपर में आया है, बोर्ड में आया था, इसलिए ये दोनों। एक वाशिंग सोडा का पूछा था, और सुनो एक चीज और, उसने वाशिंग सोडा की डाइट दिया था, इसलिए मैंने कहा था 9 से आप याद करके चलो। एक वाशिंग सोडा ही दिया, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। और पोटेशियम सल्फेट दिया था, तो K2Cr2 आपको पता, आप केमिकली वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे तो मॉलिक्यूलर मास कहाँ फाइंड कर पाओगे? मेरी बात समझ रहे? तो कितने लोग ये दोनों कल मुझे क्या करेंगे बताएंगे। आई होप, मुझे लगता है आज का जितना भी सेक्शन था सबको अच्छे तरीके से कंप्लीट आया होगा, समझ में आया होगा। क्या चीज़ मैंने पढ़ाई आज? कौन कौन सी चीज़ें? एटॉमिक मास, कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं? एटॉमिक मास यूनिट, एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, सारी चीज़ पढ़ाई आज। ये सारी चीज़ आई होप, मुझे लगता है सभी बच्चों को क्या होगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे, वो क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जो भी जहाँ पे जिस पॉइंट पे डाउट होगा आप क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में आप नोट डाउन कर दोगे। मैं उसका एक प्रीवियस लेक्चर, एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर क्या कर दूंगा, उसको कमेंट करके दोबारा कर दूंगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं, टाटा बाय बाय। और हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चे जो भी आपका HW, ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी HW में होमवर्क जो भी दोनों मिला है, ये आप लोग बच्चे कमेंट सेक्शन में सारे लोग क्या करोगे? इन दोनों का आंसर बताओगे। चलिए मिलते हैं, ज़्यादा समय, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।